हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई एम सीए प्रमोद पतिपाटी एंड यू आर वाचिंग सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्लासेस। हमने इंडिया 41 स्टार्ट किया था एग्रीकल्चर का, उसका ऑलमोस्ट पार्ट खत्म हो गया। आज मे बी लास्ट लेक्चर हो सकता है, जिसमें हम आज जो है ना, जो बचा हुआ कंसेप्ट है दैट इज गवर्नमेंट ग्रांट, फिर उसके बाद वुड के रिलेटेड रिकग्निशन कैसे करेंगे। वुड यानी क्या, जो ट्री से वुड निकालता है ना, उसका कैसा रिकग्निशन होना चाहिए, ये सब चीजें देखेंगे। उसके साथ में एक दो क्वेश्चंस है पेंडिंग, वो सॉल्व कर लेते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, रिकैप ले लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इंडिया 41 एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हमने क्या है, स्कोप देखा था। स्कोप में क्या है, बायोलॉजिकल एसेट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और गवर्नमेंट ग्रांट्स कवर हो गए। अब ये जो गवर्नमेंट ग्रांट्स है वो एग्रीकल्चर, बायोलॉजिकल एसेट और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जब फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में रिकग्नाइज करेंगे, तब जाके ये एग्री गवर्नमेंट ग्रांट भी उनका रिकग्नाइज करेंगे। अगर कॉस्ट में रिकग्नाइज कर रहे हैं तो फिर उस केस में इंडियस 20 का अप्लीकेबल होगा। वो गवर्नमेंट ग्रांट का देख लेते हैं। फिर आउट ऑफ द स्कोप क्या है, लैंड, इंटेंजिबल एसेट, राइट टू यूज, और उसके बाद बेरर प्लांट्स आर आल्सो आउट ऑफ द स्कोप। ठीक है। रिकग्निशन कैसे करेंगे, ओनरशिप होना चाहिए, कंप्लीट कंट्रोल होना चाहिए। सेकंड क्या है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स होना चाहिए, राइट। इकोनॉमिक बेनिफिट्स एनटीटी को फ्लो होना चाहिए। और फेयर वैल्यूलेस कॉस्ट टू सेल जो है ना, वो रिलायबली मेजर होना चाहिए। तीन चीजें हैं, कंप्लीट कंट्रोल होना चाहिए, इकोनॉमिक बेनिफिट्स होना चाहिए, फेयर वैल्यूलेस कॉस्ट टू सेल में रिकग्नाइज कर सकते हैं, रिकग्नाइज या ये रिलायबल एस्टिमेट होना चाहिए। ठीक है। अकाउंटिंग ऑफ बायोलॉजिकल एसेट कैसा होगा, कैसा होगा। सबसे पहले इनिशियल रिकग्निशन देखा था। इनिशियल रिकग्निशन में ये देखा था कि फेयर वैल्यूलेस कॉस्ट टू सेल में रिकग्नाइज करना है। अब फेयर वैल्यूलेस कॉस्ट टू सेल कैसे कंप्यूट करेंगे, फेयर वैल्यू ले लो या रेडीली अवेलेबल मार्केट प्राइस ले लो, लेस कर दो कॉस्ट टू सेल। कॉस्ट टू सेल में क्या क्या आएगा सर, ब्रोकरेज फीस, फिर ऑक्शन फीस वगैरह सब कुछ आएगा। जब भी हमें रिकग्नाइज करना है तो बायर का दो पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे चेक करना है, एक रिकग्निशन, दूसरा कैश फ्लो। रिकग्निशन में क्या करते हैं, हम फेयर वैल्यूलेस कॉस्ट टू सेल कंप्यूट करते हैं। तो फेयर वैल्यूलेस कॉस्ट टू सेल कंप्यूट करेंगे और उसको रिकग्नाइज करेंगे एज अ बायोलॉजिकल एसेट। दूसरा जो है ना, हमारा एक्चुअल कैश फ्लो कितना है, यानी कि आप बायर का एक्चुअल कैश फ्लो कितना है वो चेक करते हैं। जो भी डिफरेंस रहेगा कैश फ्लो और फेयर वैल्यूलेस कॉस्ट टू सेल में, वो क्या रहेगा मेरा, लॉस या गेन ऑन दी इनिशियल रिकग्निशन। उसका एग्जांपल्स देखा था। सब्सिक्वेंट रिकग्निशन क्या होगा, सब्सिक्वेंट रिकग्निशन इज नथिंग बट सेम फेयर वैल्यूलेस कॉस्ट टू सेल करेंगे, बट ये 31 मार्च ऑफ एवरी ईयर दे करेंगे। 31 मार्च रिपोर्टिंग डेट के टाइम में करेंगे। अब ये कैसा होगा सर, हम क्या करेंगे, फेयर वैल्यूलेस कॉस्ट टू सेल मतलब कंप्यूट कर लेंगे एज ऑन 31 मार्च ऑफ एवरी ईयर। कंप्यूट कर लेंगे इन द सेंस क्वेश्चन में दिया होगा। देन जैसे सब्सिक्वेंट रिकग्निशन में हमें क्या करना होता है, दो बाइफर्केशन करना होता है, एक प्राइस और दूसरा फिजिकल चेंज। प्राइस चेंज इज नथिंग बट सेम एज के अभी के रेट क्या है, सेम एज समझो गोट्स है। गोट्स 3 साल के थे ऑन 1 अप्रैल, फिर उसके बाद 31 मार्च को 4 साल हो जाएंगे। बट यहाँ पे 31 मार्च को मैं चेक करूंगा 3 साल के जो गोट्स है उसका फेयर वैल्यू कितना है। तो मेरा इनिशियली रिकग्नाइज प्राइस माइनस माई एक्चुअली आज रिपोर्टिंग डेट में जो भी प्राइस चल रही थी 3 इयर्स का, वो लेस कर दूंगा तो वो प्राइस चेंज रहेगा। अदरवाइज फिजिकल चेंज जो है ना, वो एज की वजह से चेंज आएगा। तो नॉर्मली पूरा चेंज निकाल लो, रिकग्नाइज यानी क्या, जो भी वैल्यू रीमेजर्ड वैल्यू है वो निकाल लो, उसमें से प्राइस चेंज लेस कर दो, तो फिर क्या आएगा, फिजिकल चेंज। ठीक है। अदरवाइज ऐसा नहीं है। तो फिर एज ऑन 31 मार्च 3 साल का क्या फेयर वैल्यू चल रहा है, 4 साल का क्या फेयर वैल्यू चल रहा है। 4 साल इन द सेंस गोल्ड का एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पे। तो इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वो मेरा फिजिकल चेंज हो सकता है। उसके रिलेटेड हमने क्या जर्नल एंट्रीज भी देखा था, राइट। चलो उसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किया। और आगे क्या देखा था हमें, एक काफ्स का कंसेप्ट देखा था। काफ्स जो है दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री इन द सेंस कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बोल सकते, बट हमारे लिए जो विदाउट एनी कॉस्ट, इंकरिंग कॉस्ट काफ्स बॉर्न होते हैं। जब काफ्स बॉर्न हो गए तो इनिशियल रिकग्निशन बायोलॉजिकल कैसे करेंगे, बायोलॉजिकल असेट टू पीएनएल, यानी क्या एज एन इनकम मान लेंगे, किसमें, फेयर वैल्यूलेस कॉस्ट टू सेल। सब्सिक्वेंट रिकग्निशन कैसा होगा, सब्सिक्वेंट रिकग्निशन क्या होगा, एज ऑन 31 मार्च जो हम नॉर्मली करते हैं वैसे ही करेंगे हम, बट जो भी चेंज होगा वो चेंज हम क्या मानेंगे, फिजिकल मानेंगे। इसमें प्राइस चेंज नहीं होगा। क्यों प्राइस चेंज नहीं होगा, क्योंकि इनिशियली हमने कुछ प्राइस पे ही नहीं किया। देन हमने देखा था डी रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल एसेट। डी रिकग्निशन कैसे करेंगे, सेल, डेथ या इन्वेंट्री। ठीक है। सेल कैसा होगा, सेल जब होगा उसको रिकग्नाइज कर लेंगे हम डायरेक्ट। फिर उसकी सेल होगा तो यहाँ पे आ जाओ, नीचे लिखा था। पहले डेथ वाला केस देख लेते हैं। डेथ के केस में क्या है, सिंपली अगर डेथ हो गया तो फिर मुझे कुछ भी नहीं मिला है, राइट। मुझे कैश बैंक वगैरह कुछ नहीं मिला है, मेरा ये बिजनेस के लिए लॉस है। तो मुझे बिजनेस में लॉस रिकग्नाइज करना पड़ेगा डेथ के केस में। तो क्या होगा, लॉस ऑन डेथ टू बायोलॉजिकल एसेट। ठीक है। फिर उसके बाद आगे हमने इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। फिर उसके बाद अकाउंटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस देखा था। अकाउंटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हम कैसे करेंगे,
एज एन इनकम इनिशियली रिकग्नाइज करके हम क्या करेंगे, रिकग्नाइज कर लेंगे। ठीक है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में कैसा, एग्री प्रोड्यूस टू पीएनएल। फिर उसके बाद सब्सिक्वेंटली क्या करेंगे, सब्सिक्वेंटली क्या होगा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अगर एज ऑन 31 मार्च मेरे बिजनेस में है तो फिर उसको क्या माना जाएगा, इन्वेंट्री माना जाएगा। और वो इन्वेंट्री जो है ना, हम इन्वेंट्री इंडेक्स 2 के हिसाब से वैल्यू करेंगे। इंडेक्स 2 के हिसाब से कैसे वैल्यू करेंगे, कॉस्ट या एनआरवी विच एवर इज लोअर। अब इसका कॉस्ट क्या होगा सर, कॉस्ट ये होगा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, जो हमने रिकग्नाइज किया था वही उसका कॉस्ट माना जाएगा। ठीक है। फिर डी रिकग्निशन में हमने सेल पार्ट में आ गए थे। सेल पार्ट में कैसे करेंगे हम, बैंक टू बायोलॉजिकल एसेट आएगा, यानी पैसा आएगा तो बैंक में डेबिट करेंगे, बायोलॉजिकल एसेट कम हो जाएगा, जो भी डिफरेंस आएगा प्रॉफिट या सेल में हम क्या करेंगे, देख लेंगे बैलेंस वाला चीज। फिर उसके बाद कन्वर्टिंग इनटू इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में जब कन्वर्ट करेंगे तो बायोलॉजिकल एसेट किस में, इन्वेंट्री में कन्वर्ट होगा। तो हम क्या करते हैं, बायोलॉजिकल एसेट टू इन्वेंट्री, राइट। ये जो बायोलॉजिकल एसेट है यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्वेंट्री में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे रिलेटेड जो भी कैरिंग अमाउंट है उसको लेस कर देंगे, इन्वेंट्री का वैल्यू दिया होगा क्वेश्चन में, लॉस जो भी डिफरेंस रहेगा वो लॉस रहेगा। ये बैंक क्या है सर, दिस इज नथिंग बट कन्वर्जन कॉस्ट, जो कन्वर्जन कॉस्ट इनकर करेंगे वो यहाँ पे लगेगा। ठीक है, उसके रिलेटेड एक एग्जांपल दिया था और क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। तो यहाँ पे मैंने एक अल्टरनेटिव एंट्री भी दिया था ना, शायद से कहा क्या। जो 3 एंट्रीज है ये 3 एंट्रीज है, इसके बदले में एक सिंगल एंट्री भी करोगे ना, दिस वन, वो चल जाएगा और मार्क्स भी मिलेंगे, क्योंकि मैंने एक बार चेक किया, जो प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम पेपर्स होते हैं ना, प्रीवियस ईयर के पेपर्स, उसके बेसिस में चेक किया, तो ये भी अल्टरनेटिव एंट्री दे सकती हो, एक नोट लिखा है उसमें। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, यहाँ तक कोई डाउट है क्या। नो सर। ओके, वेरी गुड। अब देखते हैं हम रिकग्निशन ऑफ वुड, वुड या बोल टिक वुड, ऐसे वुड्स। ठीक है, तो समझो एग्जाम्पल के लिए, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। ये क्या है, जाड़, ट्री। ठीक है, ट्री। अब ये जो ट्री है, ट्री का लाइफ कितना भी हो सकता है, पता है क्या, कितने कितने हो सकते हैं, 10 साल, 20 साल, 30 साल, कोई भी एज हो सकता है। ये जो वुड है, यहाँ से ट्री कट करके इससे क्या बनेगा, मुझे वुड मिलेगा, बरोबर, टीक वुड हुआ, ऐसे कुछ हो सकता है। तो अब ये जो वुड है वो कैसा बनेगा, जब ये ट्री मैच्योर होगा, मैच्योर इन द सेंस क्या है, मैच्योर इन द सेंस इसका जो भी लाइफ है वो खत्म हो जाएगा, तब मैं क्या करूंगा, उस ट्री को काट दूंगा और उसके बाद उससे वुड निकाल लूंगा, बरोबर। तो अब इसको रिकग्नाइज कैसे करेंगे, उसको रिकग्नाइज कैसे करेंगे, तो ये क्या है, ये 20 साल के लिए होगा, पहली बात, 20 ईयर्स। तो इनिशियली हम कैसे रिकग्नाइज करेंगे, इनिशियली हम क्या करेंगे, जो भी फेयर वैल्यू है, फेयर वैल्यू का हम पीवी ले लेंगे, प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट करेंगे और प्रेजेंट वैल्यू को इनिशियली रिकग्नाइज कर लेंगे, इनिशियली रिकग्नाइज्ड एट प्रेजेंट वैल्यू। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो लाइफ है वो बहुत बड़ा लंबा साल, 20 साल, फिर उसके बाद 10 साल, ऐसा होता है, बड़े बड़े बहुत ज्यादा ज्यादा लाइफ होता है, बराबर। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसका पीवी निकालते हैं, पीवी जो भी फेयर वैल्यू रहेगा उसका पीवी निकालते हैं, पीवी को रिकग्नाइज कर लेंगे। अब पीवी को कैसे रिकग्नाइज करेंगे सर, इसको इनकम में रिकग्नाइज कर लेंगे। ठीक है, जो भी वुड अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। अब इसको क्या है, इनिशियली तो रिकग्नाइज कर लिया मैंने बेस्ड ऑन पीवी, सब्सिक्वेंटली इसको रिकग्नाइज करना पड़ेगा एट द रिपोर्टिंग डेट। यहाँ पे ईयर 1 में मैंने ये रिकग्नाइज कर लिया, अब ईयर 2 है, 3 है, 4 है, तो एवरी मार्च ईयर एंड में मुझे क्या करना पड़ेगा, सब्सिक्वेंट रिकग्निशन करना पड़ेगा ना। तो जब सब्सिक्वेंट रिकग्निशन करना पड़ेगा तो उस केस में कैसे करेंगे हम, सब्सिक्वेंट रिकग्निशन, सब्सिक्वेंट रिकग्निशन हम क्या करेंगे, ठीक है, समझो
यहाँ पे ईयर 1 था, ये ईयर 20 है, और यहाँ पे हमने इनिशियली रिकग्नाइज कर लिया। फिर उसके बाद सेकेंड ईयर में अगर देखोगे, सेकेंड ईयर में अगर देखोगे, सेकेंड ईयर, ये 20 ईयर्स, ये कितना स्पैन था, इसलिए यहाँ पे 20 ईयर्स का स्पैन था। अब सेकेंड ईयर में कितना होगा, 19 ईयर्स का होगा, बराबर ना। फिर उसके बाद अगर देखोगे आगे ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा, तो हम क्या करते हैं, इसका जो है ना पीवी ले लेंगे। यहाँ पे 20 ईयर्स का पीवी होगा, तो उसके बेसिस में कंप्यूट कर लिया। फिर यहाँ पे 19 ईयर्स का पीवी होगा, यहाँ पे क्या होगा, 19 ईयर्स का पीवी होगा। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हम या गेन या लॉस, फेयर वैल्यू गेन या लॉस करके रिकग्नाइज कर लेंगे। इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस होगा दैट विल बी इंक्रीज या डिक्रीज, हम रिकग्नाइज कर लेंगे। अभी समझो फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल ले लो। यहाँ पे ये 3 साल, थर्ड ईयर में कैसे करेंगे, थर्ड ईयर और ये 20 ईयर्स। ठीक है, 20 ईयर्स तो कांस्टेंट रहेगा हमारा, ईयर जो है ना, 1 साल हुआ, 3 साल हुआ, 4 साल हुआ, ऐसा हो जाएगा ना। तो अब यहाँ पे 18 ईयर्स है, तो ऐसे क्या करेंगे सर, यहाँ पे हमने ऑलरेडी यहाँ पे मैंने रिकग्नाइज कर लिया 19 ईयर्स का, बरोबर। अब मेरे जो बैलेंस शीट है उसमें 19 ईयर्स का दिखता होगा। अब इसमें मैं कंप्यूट करूंगा अभी नेक्स्ट 18 ईयर्स का क्या है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, ये हम इंक्रीज या डिक्रीज करके हम रिकग्नाइज कर लेंगे इन पीएनएल, इज रिकग्नाइज्ड इन पीएनएल। ठीक है, इजी। देखो, यस सर। रिकग्निशन इन केस ऑफ वुड, टीक वुड, पोलार, पाइन वुड एक्सेट्रा। इनिशियल रिकग्निशन कैसा होगा, इसका मॉड्यूल में ऐसा कुछ ये नहीं है, मॉड्यूल में भी नहीं, आरटीपी का एक क्वेश्चन है उसके बेसिस पे ये पूरा डिराइव किया है। तो इनिशियल रिकग्निशन कैसे करेंगे, कैलकुलेट करूंगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट फेयर वैल्यू ऑफ द मैच्योरिटी, मैच्योरिटी इन द सेंस उसका जो भी लाइफ है वो मैच्योर होने के बाद हम क्या करेंगे, उसका जो भी लाइफ है वो पहले एस्टिमेट करेंगे, उसके बेसिस पे हम पीवी कंप्यूट कर लेंगे। ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट एंड कंसिडर इट एज एन इनकम। तो कैसा रिकग्निशन होगा, वुड टू इनकम स्टेटमेंट हो जाएगा। सब्सिक्वेंटली एट ईच बैलेंस शीट हम कैसे रिकग्नाइज करेंगे, कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ maturity at the point of harvest at each balance sheet date, and updation of the value in the balance sheet will be made each year as follows। कैसा, पीवी ऑफ नेट फेयर वैल्यू ऑफ मैच्योरिटीज एट द करंट बैलेंस शीट डेट, और ये प्रीवियसली जो रिकॉर्ड किया था उसको लेस कर दूंगा, तो जो भी चेंज है ये ट्रांसफर होगा पीएनएल में, और उसका रिकग्निशन हम वुड टू फेयर वैल्यू करेंगे, फेयर वैल्यू टू इनकम स्टेटमेंट। सिंपल। यस सर। तुरंत इसका एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते तो फिर इजी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। ये देखो, वो भी एमटीपी 2019 में आया था, इंपॉर्टेंट है, कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन आएगा, तो एक बार रीड कर लो। डन। डन। चलो साथ में रीड करते एक बार।
एज एट 31st March X1 में चल रहा है। अ प्लांटेशन कंसिस्ट ऑफ 100 पाइन रेडिएट ट्रीज दैट वर प्लांटेड 10 years अर्लियर। यानी 10 साल पहले ही जो है ना इसका प्लांटेशन हुआ था। हम खड़े हैं 31st March X1 में। द ट्री टेक्स 30 years टू मेच्योर, यानी क्या 30 साल लगते हैं उसको वुड में कन्वर्ट होने, मेच्योर होने। एंड विल अल्टीमेटली बी प्रोसेस्ड इनटू बिल्डिंग मटेरियल, अल्टीमेटली बिल्डिंग मटेरियल में प्रोसेस होगा फॉर हाउस और फर्नीचर। द एंटरप्राइज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 6%। तो यहाँ पे देखोगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 6%। ये किसके लिए यूज करेंगे, ये हम ना पीवी फैक्टर के लिए यूज करेंगे। ठीक है, चलो आगे क्या है। ओनली मेच्योर ट्रीज हैव एस्टेब्लिश्ड फेयर वैल्यू बाय रेफरेंस टू अ कोटेड प्राइस इन एन एक्टिव मार्केट। द फेयर वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ करंट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट to get 100 logs to market for mature trees of the same grade for the plantation as on 31st March X1 is 71 और 31st March X2 is 61 65। ठीक है, 171 और 165 इसका क्या है, फेयर वैल्यूज है। अगर देखोगे तो फेयर वैल्यूज दिया है। चलो आगे क्या है। assume there would be immaterial cash inflow between now and the point of harvest. The present value of one factor, factors भी दिया हमें 19th ईयर का 20th ईयर का, see the valuations of such plantation as on 31st March X1 X2 and the gain or loss to be recognized as per Ind AS। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, हम कहाँ पे खड़े हैं, इंपॉर्टेंट वो है। एक मिनट पहले क्वेश्चन ले लेता हूँ, एक्सप्लेनेशन इजी हो जाएगा। चलो क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे प्लांटेशन ऑफ 100 पाइन रेडियन ट्रीज was planted कब, 10 years अगो। और हम यहाँ पे है 31st March X1। और ट्रीज का जो है ना ओवरऑल लाइफ ऑफ ट्रीज कितना है, 30 years। ठीक है, 30 years का ये है। अब हम जब यहाँ पे ऑन 31st March X1 खड़े हैं, तो इससे लेके 10 साल पहले, 10 साल पहले उसका प्लांटेशन हो गया था। ओवरऑल ईयर्स कितना है, 30 years है। तो अब बताओगे रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितना है उसका, रिमेनिंग लाइफ ऑफ ट्रीज कितना है, 20 साल है ना, बरोबर ना। देखो अगर 10 30 साल पहले, 30 साल ओवरऑल लाइफ है, 10 साल जो है ना, 10 साल पहले उसको प्लांटेशन किया था, तो उस केस में एज ऑन 31st March इसके 10 साल पहले हुआ था, तो अभी 31st March से और 20 साल बचा हुआ है, बरोबर। और अगर देखूं मैं 31st March X1 का, 31st March X1 का मेरे पास फेयर वैल्यू है 171। 31st March X1 से कितना, 20 साल है, ये समझ गया। और इसका फेयर वैल्यू भी पता है मुझे, फेयर वैल्यू इज 171। और कितना पाइन से, 100, 17100। ठीक है, ये चीज समझा यहाँ तक, कोई भी डाउट। इतना पार्ट क्वेश्चन से ही लिया सब कुछ मैंने। ये सब। सिंपल। तो अब क्या होगा,
17100। यही है ना, 100 पाइंट्स रेडियन ट्रीज। ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे एज ऑन 31 मार्च X2, एज ऑन 31 मार्च X2 क्या रहेगा बताओ। हम्म। एज ऑन 31 मार्च X2 कितना लाइफ बचा होगा। 29। कितना कितना, यहाँ पे 20 था ना X1 को, X2 में कब कितना रहेगा। 19। 19, वेरी गुड। और इसका फेयर वैल्यू दिया है कि मुझे एज ऑन 31 मार्च X2 का फेयर वैल्यू 165 है। तो सेम फेयर वैल्यू अगर देखूँ मैं, 165 और 100 ये है, तो 1650। ठीक है, यहाँ तक सिंपल है। अच्छा, पहले उसका रिकग्नाइज कर लेते हैं ना। हम्म। अब क्या होगा, एज ऑन बैलेंस शीट डेट क्या है, 31 मार्च X1 को हमें क्या करना पड़ेगा, फेयर वैल्यू को पुल करना पड़ेगा एट द प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू फॉर 10 20 दिया है क्या, दिया है ना। ये देखो, 20 का प्रेजेंट वैल्यू दिया है 0.312, राइट। तो एज ऑन 31 मार्च मैं इसका फेयर वैल्यू को मैं पुल कर लेता हूँ, PV 17100 इंटू 0.312, 312 ही है ना। हम्म। तो देखो 17170 इंटू 0.312। तो मैंने बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च X1 के बैलेंस शीट में कितना रिकग्नाइज किया, 5335.2, राइट। अब क्या होगा, एज ऑन 31 मार्च X2 में इसको भी मुझे पुल करना पड़ेगा PV में 16500। तो 19 ईयर्स का मुझे ये फैक्टर पता है ना, कितना है 19 ईयर्स का, कहा गया, हाँ 19 ईयर्स का 0.331 है। तो 0.331 यहाँ पे ले लो, तो कितना आएगा 16500 इंटू 0.331, तो ये आ जाएगा 54615। तो अगर देखोगे मैंने एज ऑन X1 31 मार्च X1 को कितना रिकग्नाइज किया था, 5335.2, राइट। इतना रिकग्नाइज किया था। अब कितना है, अब कितना है, ये ऑब्वियसली बढ़ेगा क्योंकि हम पुल कर रहे हैं, पुल इन द सेंस PV में पुल कर रहे हैं, तो उसके लिए ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो यहाँ पे इंक्रीज है ना, तो कितना इंक्रीज है वो देख लो, 54615 माइनस 5335.2, कितना आएगा बताओ, 5335.2, 126.3, कैलकुलेशन बराबर है 546। तो ये जो इंक्रीज है, इंक्रीज नहीं बोलेंगे, गेन विल बी recorded in profit and gain will be transferred profit or loss statement। ठीक है, सिंपल। समझ में आया क्या। ये
कुछ नहीं, मुझे क्या करना है सिंपल से, एज ऑन 31 मार्च X1 को मुझे कौन सा बैलेंस शीट डेट में और जो बैलेंस शीट डेट में कौन सा वैल्यू में रिकॉर्ड किया है वो कंप्यूट करना है। वो भी फेयर वैल्यू ही है, तो फेयर वैल्यू कंप्यूट कर लिया मैंने, फेयर वैल्यू सॉरी प्रेजेंट वैल्यू है तो प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट कर लिया। फिर एज ऑन 31 मार्च X2 19 ईयर्स का हुआ तो 19 ईयर्स का क्या वैल्यू होगा वो मैंने कंप्यूट कर लिया। पीवी का निकल के, और जो भी इंक्रीज है उसको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में रेकग्नाइज कर लूंगा। ठीक है, सिंपल समझ में आ गया। अच्छा, इसका जर्नल एंट्री भी कर यस लेते सर। हैं। हेलो। यस सर। मतलब स्क्रीन वगैरह आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये एरर दिखा रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया, सिंपल है। चलो, यस सर। अभी हम जाते हैं वेरी इंपॉर्टेंट थिंग के ऊपर, दैट इज गवर्नमेंट ग्रांट। एक बार गवर्नमेंट ग्रांट का कंसेप्ट याद हो तो एक बार याद करके बता दो मुझे। एक बार इंडेस 20 के हिसाब से गवर्नमेंट ग्रांट जो है ना, अगर वो याद रहेगा तो मुझे एक बार बता दो क्या था इंडेस 20 के हिसाब से। हमने बहुत सारी चीजें पढ़े थे इंडेस 20 में। कुछ याद है या मैं रिवाइज करवा लूँ? चलो रिवाइज करवाता हूँ मैं। क्या था इंडेस 20 में? इंडेस 20 कंप्लीटली डील करता है गवर्नमेंट ग्रांट के रिलेटेड। अब इंडेस 20 में हमने गवर्नमेंट ग्रांट देखा था, एक मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी यानी क्या? मॉनेटरी यानी क्या, कैश में मिल जाएगा मुझे, कैश में मिल जाएगा, लिक्विड कैश वगैरह। और नॉन मॉनेटरी इन द सेंस कुछ लैंड मिल जाएगा या फिर कुछ ऐसा थिंग्स मिल, तो लैंड हुआ फिर उसके बाद मशीनरी हुआ, ऐसा कुछ मिल जाते थे, राइट। तो अब क्या करते थे हम, उसका रिकग्निशन अलग अलग से करते थे, बरोबर। तो क्या सर सेम चीज यहाँ पे पढ़ने वाले हम, सेम चीज यहीं पे करने वाले हैं क्या? तो वो एक चीज बताना है कि यहाँ पे उससे कंसेप्ट कंसेप्ट तो सेम है कि अगर कोई भी कंडीशंस अगर अटैच्ड नहीं है, क्या कोई भी कंडीशंस अगर अटैच्ड नहीं है टू दी गवर्नमेंट ग्रांट, तो फिर उस केस में क्या करते हैं, हम पीएनएल में रिकग्नाइज कर लेते हैं। तुरंत जो भी मुझे ग्रांट मिला उसको पीएनएल में रिकग्नाइज कर लिया। क्या, अगर कोई भी ग्रांट मिल रहा है, अब वो ग्रांट के रिलेटेड कोई भी कंडीशंस नहीं है, यानी क्या, समझो फॉर एग्जांपल मुझे लैंड मिल रहा है, ठीक है, लैंड मिल रहा है। अब ये जो लैंड है, अभी इसके रिलेटेड एग्जांपल नहीं है, एग्रीकल्चर के रिलेटेड नहीं है, ये जनरल इंडेस 20 के हिसाब से बता रहा हूँ। समझो लैंड है, लैंड मिल रहा है मुझे, और लैंड के ऊपर कोई कंडीशंस नहीं है कि तुरंत कंस्ट्रक्शन करना है या फिर एग्रीकल्चर के लिए यूज करना है, ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है। अगर कोई भी कंडीशन अटैच नहीं है तो क्या करते हो, उसको एज अ ग्रांट मानते हैं, इनकम ग्रांट, और पीएनएल में रिकग्नाइज कर लेंगे तुरंत। अगर समझो मुझे मॉनेटरी ग्रांट मिला, समझो 10 लाख का मिल गया, बोला कि अच्छा काम कर रहे हो 10 लाख ग्रांट मिल जाएगा, तो ये जो ग्रांट है इसके ऊपर क्या है, कोई भी कंडीशन नहीं है, तुम अच्छे काम कर रहे हो 10 लाख मिल जाएगा। इसके ऊपर कोई भी कंडीशन है, यानी क्या, ये इसने स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को बांटना ही है, या फिर इसके रिलेटेड कुछ, ये जो अमाउंट है ये अमाउंट को यूज करके तुम्हें कुछ मशीनरी लेना है, ऐसा कोई भी स्पेसिफिक ये नहीं था, रिस्ट्रिक्शंस नहीं था बाय गवर्नमेंट। तो ये क्या है, अनकंडीशनल ग्रांट है, तो इसको डायरेक्टली पीएनबी रिकग्नाइज कर लेंगे। ठीक है। अगर समझो वही मॉनेटरी अमाउंट जो भी आ रहा है 20 लाख, उसके ऊपर कोई भी कंडीशंस अटैच्ड होते हैं,
कंडीशंस अटैच्ड इन द सेंस कोई रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट से कि तुम्हें ये जो अमाउंट है ये ऐसा यूज करना चाहिए, वैसे यूज करना चाहिए। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में इसको बोलते हैं हम कंडीशनल ग्रांट। और कंडीशनल ग्रांट के केस में हम क्या करते हैं, जब कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगे, क्या, जब कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगे तब जाके हम रिकग्नाइज करते हैं उस पर्टिकुलर ग्रांट को। तो इसका क्या ऑप्शन था, हमने डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट देखा था, एक डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट पे ट्रांसफर कर देते हैं और जब भी कंडीशंस उसका फुलफिल हो जाएगा उसको हम रिकग्नाइज कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे इंडेक्स 20 क्या सेम सेम पड़ेगी क्या, कंडीशन सेम होगा क्या, कंडीशन, अगर कंडीशन कोई भी अटैच नहीं है, कंडीशन इन द सेंस जो भी ग्रांट मिलेगा उसके ऊपर कोई भी कंडीशंस नहीं है, तो फिर वो अनकंडीशनल ग्रांट हुआ। अब ये जो अनकंडीशनल ग्रांट है उसके ऊपर कोई भी कंडीशंस अटैच नहीं है तो उसको पीएनएल में तुरंत रिकग्नाइज कर लो। अगर कंडीशंस अटैच्ड है तो फिर उस केस में कंडीशन जब तक फुलफिल नहीं करते तब तक हम एज अ पीएनएल में रिकग्नाइज नहीं कर सकते। तो जब कंडीशंस फुल हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा, तब जाके रिकग्नाइज करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज बता दूं मैं, हमने ये चीज देखा था कि जो भी मेरा बायोलॉजिकल असेट है, यहाँ पे दो चीजों में डील कर रहे हैं, एक तो बायोलॉजिकल असेट एंड नेक्स्ट थिंग वुड बी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। बरोबर। ये दोनों चीज में इन केस बोथ आर measured and recognized at fair value less cost to sell then government grant related to biological asset and agriculture produce will be dealt as per Ind AS 41। यानी क्या समझा नहीं सर नोट, क्या नोट है, सिंपल नोट है, कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपली अगर मेरा जो बायोलॉजिकल एसेट है और उसके बाद यहाँ पे जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, ये दोनों अगर फेयर वैल्यूलेस कॉस्ट टू सेल में रिकग्नाइज कर रहे हैं, दोनों इन द सेंस हम इंडिविजुअली देखेंगे, बायोलॉजिकल एसेट फेयर वैल्यूलेस कॉस्ट टू सेल में रिकग्नाइज हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है, उसके रिलेटेड कोई गवर्नमेंट ग्रांट है क्या, यस, अगर है तो हम जो इंडिया 41 के हिसाब से जो भी उसका प्रोविजन है उसको फॉलो करेंगे। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वो फेयर वैल्यूलेस कॉस्ट टू सेल में रिकग्नाइज हो रहा है क्या, यस, तो फिर उस केस में इंडेक्स 41 अप्लीकेबल होगा। अगर मैंने बताया था कि फेयर वैल्यूलेस कॉस्ट टू सेल नॉर्मली कभी तो रेयर कंडीशंस में हम क्या करते हैं अगर नहीं होगा तो कॉस्ट में हम रिकग्नाइज कर सकते हैं, बरोबर। अगर इन केस फेयर रेयर केसेस में फेयर वैल्यूलेस कॉस्ट टू सेल अवेलेबल नहीं है तो फिर उस केस में हम क्या करते हैं, कॉस्ट में रिकग्नाइज करेंगे। जब कॉस्ट में रिकग्नाइज करेंगे तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट ग्रांट है, गवर्नमेंट ग्रांट है, इंडिया 41 के हिसाब से डेल्ट नहीं करेंगे, कब, जब कॉस्ट में हम रिकग्नाइज कर रहे हैं, बरोबर, जब कॉस्ट में रिकग्नाइज कर रहे हैं हम, तो जो इनके रिलेटेड बायोलॉजिकल असेट और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो भी गवर्नमेंट ग्रांट रहेगा इनके रिलेटेड वो हम इंडिया 20 के हिसाब से अकाउंटिंग करेंगे, इंडिया 41 के हिसाब से नहीं करेंगे। ठीक है, एक बेसिक आइडिया समझ में आया। एक नेक्स्ट सेशन में डिटेल में पढ़ते हैं इसको। ठीक है, न्यू सेशन क्रिएट करते हैं। चलो, यहाँ पे क्या बताया था, इन केस बायोलॉजिकल असेट और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में रिकग्नाइज हो रहा है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो एग्रीकल्चर और जो गवर्नमेंट ग्रांट है रिलेटेड टू दिस बायोलॉजिकल असेट और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस विल बी डेल्ट एज पर इंडेक्स 41, यानी इंडेक्स 41 में जैसा बताया वैसे करेंगे हम। अदरवाइज अगर कॉस्ट में हो रहा है तो इंडेक्स 20 के हिसाब से हम रिकग्नाइज कर लेंगे। तो वो भी नोट लिखवा देता हूँ यहाँ पे।
Then government grant एज पर इंडियस 20। ठीक है। अब यहाँ पे इंडेस 41 के हिसाब से कैसे करेंगे वो पहले देख लेते हैं। इंडेस 41 के हिसाब से कैसे करते हैं। तो नॉर्मली कैसा है ना, दो ग्रांट्स होते हैं। एक होता है कंडीशनल, एक दूसरा होता है अनकंडीशनल। ठीक है। कंडीशनल और अनकंडीशनल। अब कंडीशनल और अनकंडीशनल के केस में क्या होता है सर। कंडीशनल के केस में, इन केस समझो, पहले अनकंडीशनल समझ लेते हैं, कंडीशनल फिर बाद में देखते हैं। अनकंडीशनल यानी क्या। समझो मुझे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्रोड्यूस करने यानी फिर बायोलॉजिकल एसेट के लिए मुझे क्या मिला है, ग्रांट मिला है। ठीक है। अभी कैसा ग्रांट हो सकता है सर, मुझे फार्मिंग करना है। ठीक है, फार्मिंग करना है, फार्मिंग के लिए क्या किया, गवर्नमेंट ने कुछ ग्रांट दे दिया 5 लाख का। ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या किया, ग्रांट दिया 5 लाख का। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये गवर्नमेंट ग्रांट है एंड देर आर नो कंडीशंस अटैच टू इट, यानी कोई भी कंडीशन नहीं है, बस तुम्हें फार्मिंग करना है तो फिर ले लो। ठीक है, गवर्नमेंट ने दे दिया ऐसे। तो उस केस में कोई भी कंडीशंस अटैच नहीं है ना, तो फिर उस केस में क्या करेंगे, रिकग्नाइज गवर्नमेंट ग्रांट इमीडिएटली इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैसा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर कंडीशनल ग्रांट है, कंडीशनल ग्रांट इन द सेंस यानी क्या, कंडीशनल ग्रांट यानी क्या, मुझे भी जो भी जैसे फार्मिंग की एग्जांपल दिया था, तो फिर उस केस में क्या होगा, वहां पे ग्रांट मिल गया मुझे। अब ग्रांट मिल गया लेकिन उसको कंडीशन अटैच्ड है कि ये जो ग्रांट है ये 6 महीने में यूज करना चाहिए। कुछ भी कंडीशंस कंडीशंस ही है ना। तो कंडीशंस अटैच्ड है तो फिर उस केस में उसको कंडीशनल ग्रांट बोलते हैं। तो यहाँ पे हम रेकग्नाइज करेंगे, रेकग्नाइज व्हेन कंडीशंस आर मेट। ठीक है। जब कंडीशंस मेट हो गए तब जाके वो ग्रांट को हम रेकग्नाइज करेंगे। डन। यहाँ तक क्लियर है। तो दोनों चीज क्लियर है। एक होगा कंडीशनल और दूसरा है अनकंडीशनल। तो कंडीशनल की इसमें सिंपल है, क्या करेंगे हम, रिकग्नाइज करेंगे गवर्नमेंट ग्रांट इमीडिएटली इन द पीएनएल। इमीडिएटली इन द सेंस व्हेन ग्रांट इज रिसीवेबल। जब भी ग्रांट रिसीवेबल हो जाएगा तब मैं क्या तुरंत पीएनएल में रिकग्नाइज करूंगा। बट यहाँ पे कंडीशनल के केस में क्या होगा, कंडीशनल के केस में सिंपल है, ग्रांट रिसीवेबल हो गया बट कंडीशंस फुलफिल होने के बाद ही मैं क्या करूंगा, उसको रिकग्नाइज करूंगा मेरे बुक्स में, अदरवाइज मैं रिकग्नाइज नहीं कर सकता हूँ। जब तक कंडीशंस फुलफिल नहीं होते तब तक रिकग्नाइज नहीं कर सकता हूँ। ठीक है। अगर मैं इंडियस 20 की बात करूं, इंडियस 20 के केस में कंडीशन, ये जो क्राइटेरिया है ना वो सेम था। बट उसमें कैसा स्पेसिफिक, अगर समझो लैंड है, लैंड के रिलेटेड कुछ मुझे ग्रांट मिल गया, तो उस केस में क्या करते थे हम, लैंड है तो दो मेथड थे, एक असेट रिडक्शन मेथड, दूसरा डेफर्ड ग्रांट मेथड। बरोबर। असेट रिडक्शन मेथड में क्या करते थे, असेट रिडक्शन मेथड में हम क्या करते थे, डायरेक्टली असेट में से लेस कर देते हैं जो भी ग्रांट है। डेफर्ड ग्रांट में क्या करते थे, डेफर्ड ग्रांट पे हम ये जो ग्रांट है ना, ग्रांट टोटल हम क्या करते थे, डेफर्ड ग्रांट में डाल देते थे। और ड्यूरिंग द लाइफ, मतलब जो भी लैंड का लाइफ रहेगा उसके लाइफ में हम क्या करते थे, उसको अमोर्टाइज करते थे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है ना। अब क्या यहाँ पे कैसे करेंगे हम, दो चीजें, सिंपली दो चीजें, एक कंडीशनल है दूसरा अनकंडीशनल है। कंडीशनल के केस में जब कंडीशंस मेट हो गए तो बुक्स में रिकॉर्ड कर लूंगा। अनकंडीशनल के केस में जब रिसीवल हो जाएगा मेरा ग्रांट तब जाके तुरंत पीएनएल में रिकग्नाइज कर लूंगा। इज दैट क्लियर, सिंपल। हम्म। बिल्कुल। हेलो। इसके रिलेटेड तुरंत एक सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। यस सर।
गवर्नमेंट ग्रांट, एक बार क्वेश्चन रीड कर लो। हम्म। और ये जो गवर्नमेंट ग्रांट का जो क्वेश्चन है ना, ये एमसीक्यू में आने का बहुत चांसेस है। क्यों? यहाँ पे घुमा सकते हैं कि जो बायोलॉजिकल एसेट है इज रिकग्नाइज्ड एट कॉस्ट। अब जब कॉस्ट में रिकग्नाइज करेंगे तो इंडियस 20 के हिसाब से हम रिकग्नाइज करेंगे गवर्नमेंट ग्रांट। और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में क्या करते हैं हम? इंडेक्स 41 के हिसाब से करते हैं। तो वो पूछ लेंगे कि इंडेक्स 41 के हिसाब से करना है या इंडेक्स 20 के हिसाब से करना है। शायद से May 24 में, या May 24 में एक एमसीक्यू आया था इसका। डन। यस सर। चलो, क्या है क्वेश्चन में? एग्रो फूड लिमिटेड runs a poultry farm business. It has received a government grant from the government for setting up a new poultry unit in backward areas. अच्छा, तो क्या बोल रहा है कि पोल्ट्री फार्म का बिजनेस है। इट हैज रिसीव्ड अ गवर्नमेंट ग्रांट from the government for setting up new poultry unit in the backward areas. Okay. Agro Fruits Limited used the amount of government grant to buy the first batch of boiler birds, incubators, etc. The boiler birds are measured at fair value less cost to sell. However, the incubator machines is measured as per the cost model as of India's 16. अब बताओ, जो यहाँ पे गवर्नमेंट ग्रांट मिला है मुझे, वो दो चीज़ों के लिए मिला है। नहीं, गवर्नमेंट ग्रांट मुझे मिला है फैक्ट्री सेटअप करने, फॉर सेटिंग अप ऑफ अ न्यू फैक्ट्री। तो न्यू फैक्ट्री सेटअप हुआ है तो फिर आई गेस यहाँ पे कोई भी कंडीशन अटैच नहीं है। मतलब मैंने फैक्ट्री सेटअप किया, फैक्ट्री सेटअप करने के बाद जो भी एग्री फूड्स है वो फैक्ट्री सेटअप कर लिया। फैक्ट्री सेटअप करने के बाद गवर्नमेंट ग्रांट मिल गया उनको। ठीक है। यहाँ पे फैक्ट्री सेटअप होने के बाद हुआ कि यानी बिजनेस रन करने मिल रहा है। तो इन्होंने दो चीज़ों के लिए यूज़ किया। एक किसके लिए? इंक्यूबेटर्स के लिए। और दूसरा ब्रॉयलर बर्ड्स के लिए। ठीक है। इंक्यूबेटर्स इंडिया 16 के हिसाब से है। जब इंडिया 16 आ गया यहाँ पे, यानी क्या इंक्यूबेटर्स के ऊपर इंडिया 16 अप्लीकेबल हुआ, तो इसके रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट ग्रांट है जो यूज किए इसके रिलेटेड, तो वो क्या इंडिया 41 में डील करेंगे क्या हम? बताओ। हम्म। क्वेश्चन सिंपल है। क्या क्वेश्चन है? जैसे इंक्यूबेटर्स है, इंक्यूबेटर्स यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मेजर होता है एज पर कॉस्ट मॉडल इन इंडिया 16। ठीक है, इंडिया 16 के हिसाब से हम मेजर करेंगे। तो इंडिया 16 के हिसाब से आप जब मेजर करोगे, तो इसके रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट गवर्नमेंट ग्रांट है वो इंडिया 20 में हम डील करेंगे या इंडिया 41 में डील करेंगे? इंडिया 20। इंडिया 20, वेरी गुड। इंडिया 20 में। और ये ब्रॉयलर बर्ड्स जो है, दिस इज बायोलॉजिकल असेट। अब ये जो बायोलॉजिकल असेट है, क्यों बोला वो बायोलॉजिकल असेट? ये लिविंग एनिमल है, राइट? तो ये लिविंग एनिमल है।
तो उस केस में इसके रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट ग्रांट है वो इंडिया 41 में डील करेंगे। नेक्स्ट थिंग, ये जो गवर्नमेंट ग्रांट मिला है, क्या यहाँ पे कंडीशंस अटैच्ड है क्या नहीं, वो एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा पूरा क्वेश्चन में। अगर कंडीशंस नहीं है तो तुरंत मैं क्या करूंगा, पीएनएल में रिकग्नाइज कर लूंगा। अगर कंडीशंस अटैच्ड है तो फिर जब कंडीशंस फुलफिल हो गए तब जाके मैं रिकग्नाइज कर सकता हूँ इसको। तो however the incubator machines are measured as per the cost model in India 16. As such, there are no conditions attached to release of the government grant pertaining to the purchase of poultry birds. तो यहाँ पे सिंपली ये बोले कि जो बर्ड्स को परचेस करना है ना उसके रिलेटेड कोई भी कंडीशंस अटैच नहीं है। अगर कंडीशंस अटैच्ड नहीं है तो बताओ कि मुझे ये जो गवर्नमेंट ग्रांट है क्या ये मैं तुरंत रिकग्नाइज कर लूँ पीएनएल में? यस सर। ठीक है। However, as regards to investment in incubators and other related plant and machinery items, the government grant contains a condition. क्या condition है? That the plant and machinery items should be used for a minimum of 3 years. तो incubator के related जो भी government grant है वो हम क्या करेंगे, कंडीशंस अटैच्ड है। क्या कंडीशन अटैच है कि ये मिनिमम 3 साल के लिए यूज करना चाहिए। ठीक है। The useful life of the incubator machine has also been determined to be 3 years in accordance with the management estimate of the period over which the economic benefits embedded in the incubator machine shall be consumed. ठीक है, सिंपल है सर। जो इंक्यूबेटर है उसके ऊपर कंडीशंस है, कितनी कंडीशन है, 3 साल तक यूज करना चाहिए। प्लस इंडिया 16 के हिसाब से कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहा है, तो इंडिया 16 के हिसाब से है तो हम इसके रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट ग्रांट है वो इंडिया 20 में देखेंगे। अब इंडिया 20 में जो भी डेप्रिशिएबल एसेट है उसके रिलेटेड दो था मेथड, एक असेट डिडक्शन मेथड, राइट, असेट डिडक्शन मेथड, और दूसरा था मेरा डेफर्ड टैक्स वाला, सॉरी डेफर्ड टैक्स नहीं, सॉरी डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट वाला। ठीक है। तो इस केस में दोनों ही मेथड में से एक मेथड यूज कर सकता हूं मैं, या तो असेट्स में रिड्यूस कर सकता हूँ या तो फिर डेफर्ड ग्रांट पे हम डाल सकते हैं। Advise the accounting treatment prescribed under India's 41 Agriculture and India's 20 for government grant and disclosure of government assistance in respect of both the government grants. ठीक है। तो सिंपल है, आ जाओ यहाँ पे समरी में बता देता हूँ फटाफट, फिर उसके बाद आंसर रीड कर लेते हैं। अगर देखोगे मैं मुझे यहाँ पे गवर्नमेंट ग्रांट मिला है किसके लिए, दो चीज, एक ब्रॉयलर, ब्रॉयलर, और दूसरा है इनक्यूबेटस। ब्रॉयलर बर्ड्स जो है ये जो है इंडेस 16 के हिसाब से डील कर रहे हैं, तो हम इंडेस 20 इसके रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट ग्रांट है इंडेस 20 लगाएंगे। सॉरी, इनक्यूबेटर्स के ऊपर इंडेस 16 लग रहा है ना, इनक्यूबेटर्स के ऊपर ऊपर लग रहा है, ब्रॉयलर के ऊपर नहीं है। तो इसको हम इंडेस 20 के हिसाब से डील करेंगे। बॉयलर बर्ड के ऊपर क्या करेंगे हम, इंडेस 41 ही लगाएंगे। बराबर। इसकी कोई भी कंडीशंस नहीं है, कंडीशंस है क्या, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको पीएनएल में रिकग्नाइज कर लेंगे। गवर्नमेंट ग्रांट जो है इसके रिलेटेड कंडीशंस है, यस सर, तो कंडीशंस है, तो कंडीशंस है तो फिर हम इंडियस 20 के हिसाब से हम चेक करते हैं। दो मेथड है, दोनों मेथड में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर इंडिया 16 में, सॉरी इंडिया 16 जो डील कर रहे हैं इनक्यूबेटर्स, इसमें भी अगर कोई कंडीशंस अटैच नहीं होता तो फिर उसको हम डायरेक्टली पीएनएल में रिकग्नाइज करते थे, बट कंडीशंस अटैच्ड है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो जो मेथड है वो फॉलो करना पड़ेगा। समझा ये चीज, सिंपल है। तो तुम्हें ध्यान क्या रखना है, सिंपली अगर गवर्नमेंट ग्रांट है, बायोलॉजिकल एसेट है और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में रिकग्नाइज कर रहे हैं, तो फिर उस केस में हम क्या करते हैं, उसके रिलेटेड जो गवर्नमेंट ग्रांट है इंडिया 41 के हिसाब से डील करेंगे। अदरवाइज जो भी होगा, अदरवाइज जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल के अदरवाइज है वो क्या करेंगे, हम उसको हम इंडेस 20 के हिसाब से डील करेंगे। तो आ जाओ आंसर में। Ind AS 41 requires an unconditional government grant related to biological asset measured at its fair value less cost to sell to be recognized in the profit and loss account when and only when the government grant becomes receivable. Becomes receivable यानी क्या, जो गवर्नमेंट ग्रांट जो है पूरा जो भी कंडीशंस वो पूरा जो रिक्वायरमेंट्स है, कंडीशंस नहीं बोलूंगा, रिक्वायरमेंट्स है, टू रिसीव दैट गवर्नमेंट ग्रांट हैज बीन फुलफिल्ड। उसके बाद जो है ना गवर्नमेंट जब लगाएगा उसको कंडीशंस बोलेंगे हम। अकॉर्डिंगली the amount of government grant attributable to the boiler birds which qualify the biological bird
shall be recognized in the profit and loss account. कहाँ पे recognize करेंगे? Profit and loss account में. When the grant becomes receivable. If the government grant is conditional, अगर conditional है, including when the government grant requires an entity not to engage in specified agriculture activity, an entity should recognize the government grant in the profit and loss account when and only when the conditions attaching to the government grants are met. ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली यही बोल रहे हैं. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? अगर गवर्नमेंट ग्रांट कंडीशनल है, ठीक है, इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ एन एंटिटी टू नॉट टू रिक्वायर, मतलब स्पेसिफिक एग्रीकल्चर जो भी कंडीशंस है, यहाँ पे कंडीशन जो भी है, अगर वो कंडीशंस अटैच्ड है तो उस केस में हम रिकग्नाइज करेंगे ओनली आफ्टर फुलफिलिंग द कंडीशंस. दिस प्रोविजन ऑफ इंडियस 41 इज नॉट अप्लीकेबल. कब अप्लीकेबल नहीं होगा? as we have been informed that there are no condition attached to release the government grant pertaining to boiler birds. तो अभी स्पेसिफिक केस में हमें क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है कि ये जो बॉयलर बर्ड्स है ना, इसके रिलेटेड कोई भी ये नहीं है, कंडीशंस नहीं है, तो फिर हम डायरेक्टली इसको पीएनएल में रिकग्नाइज कर सकते हैं. इन द गिवन केस द ग्रांट रिलेटेड टू ब्रॉयलर बर्ड्स हैज ऑलरेडी बीन रिसीव्ड फॉर पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग इमीडिएट फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द एंटिटी with no future conditions fulfilled to be fulfilled. Accordingly, the grant relating to boiler birds is to be recognized in profit and loss account in the period which is it is. जो भी पीरियड में रिसीव होगा उस पीरियड में हम रिकग्नाइज कर लेंगे. अगर गवर्नमेंट ग्रांट, इफ गवर्नमेंट ग्रांट relates to biological asset measured at cost less any accumulated depreciation and accumulated impairment loss, the entity shall apply Ind AS 20 accounting for government grant and disclosure assistance. The incubator machine does not qualify the biological asset. यानी कि incubator जो है ना वो बायोलॉजिकल एसेट नहीं है, तो Ind AS 20 के हिसाब से डील करना पड़ेगा ना. तो Ind AS 20 के हिसाब से कैसे डील करेंगे? द incubator machine does not qualify biological asset as a specific covered in Ind AS 16, which states that plant and machinery items used to develop or maintain biological asset is covered as per Ind AS 16. ये क्वेश्चन से ही दिया है. Therefore, the provision relating to government grant in Ind AS 41 will not apply to the incubator machine. Therefore, we have to apply directly Ind AS 20. Ind AS 20 में कैसे करेंगे? वन मेथड क्या है? recognize the grant in deferred income, और उसको पीएनएल में हम सिस्टमैटिक बेसिस में यूजफुल लाइफ एसेट पे ट्रांसफर करते जाएंगे. अदर मेथड क्या है? कैलकुलेटिंग द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट, द ग्रांट इज रिकग्नाइज्ड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओवर द पीरियड ऑफ depreciable asset as reduced by the depreciation expenses. Therefore, the grant relating to incubator machine will have to be accounted as per the deferred income that is recognized in the profit and loss account in systematic basis over the 3 years in line with the condition attached to the grant. Alternatively, the grant may be deducted in determining the carrying amount of the incubator. तो दोनों भी मेथड फॉलो कर सकते हैं हम, दोनों भी मेथड फॉलो कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक मेथड फॉलो करना है. In such a case, the grant is recognized in the profit and loss account over the 3 years useful life of the depreciable incubator machine as reduced by the depreciation expenses. सर ये बड़ा आंसर हमें याद कैसे रखना है? कुछ नहीं याद कैसे रखना है, सिंपल तुम्हें प्रोविजंस पता होना चाहिए. क्या प्रोविजंस? एक, सबसे पहला जो भी Ind AS 41 में आएगा उसके रिलेटेड जो भी ग्रांट है वो क्या करेंगे हम? Ind AS 41 के हिसाब से डील करेंगे. अब जब Ind AS 41 के हिसाब से डील करेंगे हम, तो उस केस में हम चेक करते हैं कि कंडीशंस है या नई कंडीशंस नहीं है. तो कंडीशंस है, वेरी वेल एंड गुड. तो उस केस में हम जब कंडीशंस मेट हो जाएगा तब रिकग्नाइज कर लेंगे. अगर कंडीशंस अटैच नहीं है तो फिर उस केस में इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में हम रिकग्नाइज कर लेंगे. देन नेक्स्ट थिंग, ये तो हुआ मेरा पहला पार्ट. सेकेंड पार्ट, ये तो डिफाइन करना पड़ेगा कि वेदर दैट पर्टिकुलर मशीनरी या जो भी है वो बायोलॉजिकल एसेट है या नहीं. नहीं ये करके डिटरमाइन हुआ तो Ind AS 20 के हिसाब से डील करेंगे. Ind AS 20 के हिसाब से कैसा? दो मेथड है, वन इज रिडक्शन मेथड एंड अदर वन इज ग्रॉस इनकम मेथड. अब रिडक्शन एंड ग्रॉस इनकम मेथड कोई भी यूज कर सकते हैं, उसके हिसाब से हमने कंक्लूजन दे दिया. बस बस ये प्रोविजंस बताना चाहिए, अपने वर्ड्स में लिख लो तो मार्क्स मिल जाएगा. सिंपल, पक्का? हाँ. चलो, अभी आज के लिए एक होमवर्क दूं क्या मैं? वन ऑफ द मोस्ट ओके. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये होमवर्क में दे रहा हूँ. इसमें क्या करना है? सिर्फ मुझे यहाँ पे जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है ना, ये इंफॉर्मेशन के बेसिस में मुझे सब कंप्यूटेड चाहिए. देखो, बैलेंस शीट का जो एक्सट्रैक्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वो मुझे बताना है, वो बता दूंगा मैं कि कैसे क्या प्रेजेंट करना है, प्रेजेंटेशन वाला पार्ट. बट अभी तक हमने क्या किया? जो लैंड है, लैंड का क्या फेयर वैल्यू होगा, न्यू बॉर्न काफ्स का क्या होगा,
फिर उसके बाद जो अपना जो एग्जिस्टिंग काउस है या कैटल्स है उसको अगर विद इन 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर कैसा वैल्यू करना है वो सब देख लिया ना हमने। फिर उसके बाद मिल्क रहेगा, मिल्क रहेगा तो इन्वेंट्री में है, तो इन्वेंट्री कैसा रिकग्नाइज करना है, इनिशियली कैसा रिकग्नाइज करना है, ये सारा चीजें हमने देख लिया। तो इसमें सब कुछ कवर्ड है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, गवर्नमेंट ग्रांट भी कवर्ड है। तो ये सब चीजें मुझे कंप्यूटेड चाहिए कल तक, ठीक है। तो ये वाला जो है ना, ये क्वेश्चन होमवर्क में ले लो और एक बार देख लो और सॉल्व कर लो, रफ में सॉल्व कर लो, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे से सॉल्व करने नहीं बोल रहा, रफ में सॉल्व करके मुझे फिगर्स दे दो बस। फिर हम उसका प्रेजेंटेशन पार्ट कैसा करना है वो देख लेते हैं, ठीक है। यस सर। चलो आज के लिए इतना काफी करते हैं, कल हम कंटिन्यू करेंगे। मतलब कल जो है ना, ओके। कल इसके साथ साथ में ये एक क्वेश्चन बचा है, इसके साथ साथ में रिवीजन भी कर लेते हैं एक ही बार में, फिर खत्म हो जाएगा। डन। चलो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। चलो। तो उसके बाद वंस वी आर डन विद द क्वेश्चन, उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि अवंती फीड्स लिमिटेड जो मेजरली एग्रीकल्चर के इसमें है, मेजरली नहीं मतलब बोल सकते हो एक पार्ट ऑफ इसमें एग्रीकल्चर के इसमें, वो बायोलॉजिकल एसेट्स को और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को कैसे अपने बुक्स में प्रेजेंट करता है, क्या क्या डिस्क्लोजर देता है और अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है वो पूरा देखता है, ठीक है। पहले क्वेश्चन ये कर लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो स्टार्ट करने से पहले एक बार रिवाइज करना चाहता हूँ कि क्या हमने क्या क्या किया था लास्ट में, हमने क्या किया था, फिर उसके बाद तो वैसे भी रिवीजन कर लेंगे हम। तो गवर्नमेंट ग्रांट्स देखा था, गवर्नमेंट ग्रांट्स कैसे प्रेजेंट करेंगे हम एज पर इंडियस 41, ठीक है। तो गवर्नमेंट ग्रांट्स जो है रिलेटेड टू बायोलॉजिकल एसेट और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कहाँ पे चेक करेंगे हम, यानी उसके रिलेटेड जो भी बायोलॉजिकल एसेट है और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में मेजर हो रहा है, तो फिर उसको हम इंडेस, उसके रिलेटेड जो भी ग्रांट है वो इंडेस 41 में डील करेंगे। नेक्स्ट थिंग, अगर समझो सर बायोलॉजिकल एसेट और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है ये दोनों जो है ना कॉस्ट में है, अगर कॉस्ट में प्रेजेंट कर रहे हैं, हो सकता है कभी रेयरली जो है ना फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में उसके रिलेटेड जो भी ग्राउंड गवर्नमेंट ग्रांट मिलेगा उसको हम, सर स्क्रीन इज नॉट है। हाँ एक मिनट दिखा रहा हूँ, उसके रिलेटेड जो भी है, इसके रिलेटेड अगर इनकेस बायोलॉजिकल एसेट और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कॉस्ट में दिखा रहे हैं तो फिर उस केस में विल डील विथ एज पर इंडियाज 20, ठीक है। फिर उसके बाद इंडियाज 41 के हिसाब से गवर्नमेंट ग्रांट को कैसा अकाउंटिंग करेंगे, दो चीजें होते हैं, कंडीशनल एंड अनकंडीशनल। कंडीशनल है तो रिकग्नाइज करो व्हेन द कंडीशंस आर मेट, जब कंडीशंस मेट हो गए तब जाके मैं क्या करूंगा, मेरा जो गवर्नमेंट ग्रांट है उसको रिकग्नाइज करूंगा बुक्स में। अनकंडीशनल है तो रिकग्नाइज करूंगा गवर्नमेंट ग्रांट को तुरंत किसमें, पीएनएल में, ठीक है। कब रिकग्नाइज करूंगा, जब भी वो रिसीवेबल होगा तब जाके मैं उसको पीएनएल में रिकग्नाइज कर लूंगा, ठीक है। यहाँ पे रिसीव्ड नहीं है, रिसीवेबल है, यानी क्या, जब भी मैं एलिजिबल हूँ फॉर द ग्रांट ऑफ एग्रीकल्चर तो उसको क्या करूंगा, पेन में रिकग्नाइज कर सकता हूँ, ठीक है। लेट्स गो टू इलस्ट्रेशन नंबर 4, बाकी के जो क्वेश्चन है हमने डिटेल में सॉल्व कर लिया है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 में क्या बोल रहा है एक बार देख लो। मून लिमिटेड प्रिपेयर्स इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू
31st March each year. On 1st April X1 the company carried out the following transaction. तो कुछ कुछ ट्रांजेक्शन उसने किया है। क्या ट्रांजेक्शन किया है? देखो, परचेज लैंड फॉर 50 lakhs। अब बताओ ये लैंड जो है फॉर 50 lakhs, ये एज पर कौन से इंडेस हम डील करेंगे? यानी वेदर इंडेस 41 इज अप्लीकेबल ऑन लैंड। इंडेस 41 लैंड के ऊपर अप्लीकेबल है क्या? हाँ सर। यहाँ पे आएगा इंडेस 16। ठीक है। देन कम्स परचेज 20 नहीं, 200 डेयरी काउस, एवरेज एज एट 1st April X1 2 years ago, सॉरी 2 years फॉर 10 lakhs। यानी क्या बोल रहा है? सिंपली परचेज 220 नहीं, सॉरी 200 डेयरी काउस, 200 डेयरी काउस। उसका एवरेज ईयर्स क्या है? 2 साल क्या है? और फॉर रुपीज 10 lakhs। तो बताओ यहाँ पे हमें जब भी परचेस करेंगे हम दो चीज निकलते हैं। ये बायर है मून लिमिटेड, तो इसके लिए दो कंप्यूट करेंगे, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एंड एक्चुअल कैश फ्लो, और उसके हिसाब से हम रिकग्नाइज कर लेंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। रिसीव्ड अ ग्रांट ऑफ रुपीज 1 million टुवर्ड्स द एक्विजिशन ऑफ द काउ। दिस ग्रांट वॉज नॉन रिफंडेबल। यानी क्या बोल रहा है यहाँ पे? जो ग्रांट है इट इज फॉर परचेसिंग काउस, राइट। और ये जो ग्रांट है ये नॉन रिफंडेबल है। नॉन रिफंडेबल इन द सेंस यानी क्या? यहाँ पे कोई भी कंडीशंस अटैच्ड नहीं है। दिया और पीछे कुछ मांगेगा नहीं, यानी क्या? कंडीशंस फुलफिल हो ना हो। यानी क्या? सिंपली ये चीज बोल रहा है कि नॉन रिफंडेबल इन द सेंस देयर इज नो कंडीशंस अटैच्ड टू दैट ग्रांट। अगर कंडीशंस अटैच्ड नहीं है तो क्या करते हैं? हम इसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देते हैं, राइट। फिर उसके बाद आगे क्या है? For the year ending 31st March X2, the company has incurred following costs। तो अब तक का कौन सा इन्फॉर्मेशन चल रहा था? एज ऑन 1st April X1। 1st April X1 को मेरे पास क्या क्या है? लैंड है। सेकेंड थिंग, 200 डेयरी काउस है जो 2 साल के हैं और 10 लाख का मैंने परचेस किया था। थर्ड, मुझे 1 million का मुझे क्या मिला? एक्विजिशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट मिला फॉर द एक्विजिशन ऑफ काउस। ठीक है, एज ऑन 31st March X2, यानी क्या? 1 साल बाद, 1 साल बाद मुझे क्या क्या फॉलोइंग कॉस्ट इनकर किया? 1 लाख, सॉरी 1 लाख नहीं, 6 lakhs इज मेंटेन टू मेंटेन द कंडीशंस ऑफ द एनिमल्स फूड एंड प्रोटेक्शन, 4 lakhs एज ब्रीडिंग फी टू द लोकल फार्मर। यानी दो एडिशनल कॉस्ट इनकर किया है। ये कॉस्ट है, क्या क्या है? 6 लाख एनिमल का कंडीशन मेंटेन करने, और उसके बाद लोकल फार्मर को जो है ना ब्रीडिंग फी दिया है 4 lakhs। आगे क्या बोल रहा है? ऑन 1st April X1 100 काव्स फॉर बॉर्न। यानी क्या? 100 काव्स बॉर्न हो गए, तो उस केस में क्या करेंगे? क्या हम कुछ पे कर रहे हैं यहाँ पे? वेदर वी आर पेइंग एनीथिंग फॉर द परचेसिंग दैट, मतलब ये जो काव्स आए हैं इसके लिए 1 रुपए भी पे नहीं कर रहे, तो फिर हम क्या करते हैं? सिंपली काव्स अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एज एन इनकम हम रिकग्नाइज कर लेंगे। तो जो भी आएगा हम पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। काफ्स का जो भी वैल्यूएशन आएगा उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर लेंगे। द नेक्स्ट, देर वर नो other changes in the number of animals during the year ended 31st March X2। As of the 31st March X2, Moon Limited had 3000 liters of unsold milk। Unsold milk था in the inventory। The milk was shortly after the year end at the market price। ठीक है। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दी फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू का इंफॉर्मेशन दिया है। लैंड, न्यू बॉर्न काफ्स, 6 months ओल्ड काफ्स, 2 year ओल्ड काफ्स, सॉरी काउस, 3 year ओल्ड काउस और मिल्क, ये सारी चीजें दिए हैं। ठीक है। इसका इंफॉर्मेशन है कि फेयर वैल्यू कैसा कंप्यूट होगा। और डायरेक्टली अगर देखोगे, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल दिया है। ठीक है। तो मुझे दो चीज चाहिए। एक, लैंड का फेयर वैल्यू। अब लैंड का फेयर वैल्यू इन द सेंस कि मैं बुक्स में कौन से वैल्यू में दिखाऊंगा। ठीक है, बुक्स में कौन सा वैल्यू में दिखाऊंगा। नेक्स्ट थिंग, 200 जो डेयरी काउस है वो 10 lakhs का परचेस किया था हमने, राइट। तो इनिशियली जो रिकग्नाइज किया होगा, कितने में रिकग्नाइज किया होगा? 10 lakhs का। ठीक है जी। अब यहाँ पे मुझे नेक्स्ट थिंग चाहिए कि 1 साल बाद, 1 साल बाद दैट इज 31st March X2 को ये जो काउस है ना, ये काउस का वैल्यू क्या होगा? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल क्या होगा? टोटल और फेयर वैल्यू चेंज बताना है, फिजिकल चेंज और प्राइस चेंज, ये दोनों भी चाहिए मुझे। नेक्स्ट थिंग, जो ग्रांट है ये तो पीएनएल में दिखा देंगे। 100 काफ जो भी बॉर्न हुए ना, न्यू बॉर्न्स,
उनका भी क्या चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए। ये तीन चार चीजें मुझे कंप्यूट करके दो। एक, सबसे पहले काउस का इनिशियल रिकग्निशन। सेकंड, काउस का वैल्यू। थर्ड, लैंड जो है ना, बुक्स में कितना है, में डिस्क्लोज करेंगे। फोर्थ, और एक चीज क्या बताया था मैंने, हाँ, काउस का सब्सिक्वेंट वैल्यूएशन। चलो 5-10 मिनट ले लो, जल्दी जल्दी सॉल्व करो। मैं तो सॉल्व करूंगा ही, बट अभी पूरा ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म हो गया, तो तुम्हें भी आना चाहिए ना, बराबर ना भूमि? चलो ट्राई करो। यस सर। हम्म। और यहाँ पे डिस्क्लोजर मुझे जो भी पूछ रहा है, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ये एज ऑन 31 मार्च X2 पूछ रहा है, तो पूरा जो फिगर्स मुझे कंप्यूट करना है वो एज ऑन 31 मार्च X2 करना है।
डन। जी छुट्टी आप। चलो एज ऑन 31st मार्च क्या था? X2। डेटा दे दो मुझे एज ऑन 31st मार्च X2। House initial recognition 10 lakhs. ओके, वेरी गुड। चलो काउस का सब्सिक्वेंट भी बता दो साथ साथ में। अच्छा, यहाँ पे दिख के बताना Subsequent होगा ना। 7 lakhs. कितना? 11 lakhs. 11 lakhs, ओके। ठीक है, तो फिर इंक्रीज बोल रहे हो। फेयर वैल्यू इंक्रीज इज ₹1 लाख। बरोबर ना? Yes, sir. काफ्स का क्या होगा? काफ्स पैदा कब हुआ है? 1 अक्टूबर को हुआ है ना? 6 महीने के हो जाएंगे। ओके। The Carl's value, initial हम्म। recognition value, हाँ बताओ। like इनिशियली कितना रिकग्नाइज करेंगे और सब्सिक्वेंटली कितना रिकग्नाइज करेंगे? ये तो रफ में लिख रहा हूँ। पीपल वॉचिंग ऑन मी यूट्यूब, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। और आप लोग भी क्वेश्चंस जो है सॉल्व करने का कोशिश करना। काफ्स का कितना है भूमि? 1,30,000. 1,30,000। ये क्या है? सब्सिक्वेंट है, इनिशियल है, क्या है? हम्म। ये तो cost है. हम्म। Reading की समझ नहीं आया। अच्छा, दोनों मिला के 13 लाख, 1,30,000 ऐसा? हाँ.
ठीक है, चलो चलो, हम सॉल्व करते हैं साथ में। जितने भी बताए ऑलमोस्ट सही है। साथ साथ में एक एक चीज सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या बताया? परचेज लैंड फॉर 50 लैक्स। बरोबर। परचेज किया लैंड फॉर 50 लैक्स। अब जो ये लैंड है ना, लैंड इंडिया 16 के हिसाब से डील करेंगे। ठीक है, लैंड जो है इंडिया 16 के हिसाब से डील करेंगे। अब इंडिया 16 के हिसाब से यहाँ पे दो मॉडल अलाउड है। बरोबर। दो मॉडल, मॉडल एक कॉस्ट और एक रिवैल्यूएशन। तो यहाँ पे जो है, नॉर्मली क्वेश्चन अज्यूम किया है कि ये जो लैंड है ना, लैंड कॉस्ट मॉडल में चल रहा है। अब कॉस्ट मॉडल में चल रहा है तो सर, यहाँ पे जो परचेज लैंड कितना है, 50 लैक्स है क्या? 15 लैक्स ही आते, सॉरी 50 लैक्स ही आता रहेगा क्या? हाँ, मेरे बैलेंस शीट में इनिशियली जो लैंड परचेज किया दैट इज माई एसेट। इंडिया 16 के हिसाब से उसको रिकग्नाइज कर लिया मैंने बुक्स में। अब जब रिकग्नाइज किया तो सब्सिक्वेंटली जो भी 50 लैक्स है उसी को दिखाते रहूंगा। क्या लैंड के ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज होगा क्या? अब पता नहीं, होता है क्या लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज? नहीं होता है ना। लैंड इज एन अप्रिशिएटिंग असेट। तो फिर क्या होगा, लैंड के ऊपर कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। सिंपल। चलो सबसे पहले लैंड के लिए लिख लो। लैंड क्या है? परचेज ऑफ लैंड इज नॉट कवर्ड अंडर इंड एस 41। बरोबर, इंड एस 41 में डील नहीं करेंगे। द रिलेवेंट स्टैंडर्ड जो भी है would apply, that is in day 16, right? Under this standard, क्या स्टैंडर्ड क्या बोल रहा है? द लैंड वुड बी इनिशियली रिकॉर्डेड। इनिशियली कैसे रिकॉर्ड करेंगे हम? एट कॉस्ट एंड depreciated ओवर यूजफुल लाइफ। अब ये बोलेगे सर लैंड कहाँ डेप्रिशिएट होता है? ये स्टैंडर्ड का सिंपल मीनिंग है। अंडर दिस स्टैंडर्ड क्या होता है, नॉर्मली इस स्टैंडर्ड के अंडर लैंड जो है ना, ये इनिशियली रिकग्नाइज किया जाएगा। लैंड नहीं, अगर कोई भी दूसरा एसेट भी होगा वो इनिशियली रिकग्नाइज करेंगे हम कॉस्ट में, और सब्सिक्वेंटली उसको कॉस्ट या रिवैल्यूएशन मॉडल में हम करते हैं, और उसका जो भी यूजफुल लाइफ है उसमें हम क्या करते हैं, डेप्रिशिएशन चार्ज करते हैं। बट लैंड इज नॉट डेप्रिशिएबल। हाँ, ये भी लिख रहा हूँ। दिस वुड बी इनफाइनाइट इन केस ऑफ लैंड। अब क्या है, लाइफ जो है, लाइफ वुड बी कंसिडर्ड, यूजुअली कंसिडर्ड टू बी इनफाइनाइट। यानी क्या, लैंड जो है, लैंड का कभी 10 साल 12 साल यूजफुल लाइफ नहीं होता। लैंड का जो है ना, इनफाइनाइट होता है यूजफुल लाइफ। ठीक है। एंड सो नो depreciation would be applicable. Normally, स्टैंडर्ड कौन कितने मॉडल अलाउ करता है? दो ना। स्टैंडर्ड अलाउस कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल। सब्सिक्वेंटली। ठीक है। बट इट इज अज्यूम्ड दैट मून लिमिटेड, मून ही है ना ये, चांद लिमिटेड हैज फॉलोड कॉस्ट मॉडल
Therefore, land will be disclosed at cost in balance sheet. ठीक है, यहां तक समझ में आया? सिंपल था ये। लैंड को हम बुक्स में कैसे बताएंगे? इंडिया 16 का एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने सिर्फ। इंडिया 16 ऑलरेडी कर दिया हमने। तो इंडिया 16 के हिसाब से हमने सिर्फ इतना बताया कि लैंड जो है ये नॉन डेप्रिशिएबल है, इसके ऊपर डेप्रिशिएशन नहीं रहेगा। इंडिया 41 के हिसाब से भी हम इसको अकाउंटिंग नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको इंडिया 16 के हिसाब से या तो कॉस्ट मॉडल या रिवैल्यूएशन मॉडल लगाएंगे। और इन दोनों में से जो है ना, कोई भी एक मेथड चूज कर सकते हैं। तो मून लिमिटेड ऐसा अज्यूम किया है कि मून लिमिटेड कॉस्ट मॉडल फॉलो करेगा, तो कॉस्ट में डिस्क्लोज करेगा। क्या सर यहाँ पे हम रिवैल्यूएशन मॉडल लगा सकते हैं क्या? हाँ, लगा सकते हैं। तुम्हारे हिसाब से रिवैल्यूएशन मॉडल लगा सकते हैं, और जो भी मुझे रिवैल्यू होगा, जो भी रिवैल्यूड अमाउंट है वो डिस्क्लोज कर सकते हैं। और जो गेन रहेगा, कॉस्ट और यहाँ पे रिवैल्यूएशन के बीच में जो भी गेन होगा, हम पीएनएल को ट्रांसफर कर लेंगे। पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे, या तो पीएनएल पे नहीं होगा तो रिवैल्यूएशन सरप्लस में होगा। बरोबर, रिवैल्यूएशन सरप्लस में ट्रांसफर कर लेंगे। ठीक है, चलो सेकंड थिंग क्या है? अब आते हैं हम सेकंड काउस के पास। अब काउस बताओ क्या चीज है काउस में? काउस जो है, कितनी काउस है टोटल? 200 डेयरी काउस है। एवरेज एज उसका 2 2 ईयर्स है। 4 रुपीज 10 लैक्स। तो अगर मैं बताऊं यहाँ पे इनिशियली कितने में रिकग्नाइज हो जाएगा? इनिशियल रिकग्निशन ऑफ काउस ऑफ 2 ईयर्स एज कितना है? रुपीज 10 लाख। ठीक है, देन उसके बाद अगर मैं बताऊं सब्सिक्वेंट कैसा होगा? अब देखो, मुझे सब्सिक्वेंट रिकग्निशन कब करना है? मुझे सब्सिक्वेंट रिकग्निशन करना है एज ऑन 31 मार्च X2। अब जब 31 मार्च X2 में मुझे करना है, तो 2 साल का जो काउस थे एज ऑन 1 अप्रैल X1, X1 ये ना, हाँ, एज ऑन 1 अप्रैल X1 जो 2 साल के थे, वो एज ऑन 31 मार्च X2 कितने साल के हो जाएंगे? 3 साल के हो जाएंगे। राइट, 2 ईयर्स के थे, अभी 3 ईयर्स के हो गए। और मुझे एज ऑन 31 मार्च X2 का प्राइस चाहिए, तो 5500। तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितना होगा? 5500 इंटू 200 काउस, कितना हो गया ये? 11 लैक्स। राइट, 11 लैक्स। अब ये जो 11 लैक्स है, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। क्या तोड़ना पड़ेगा? इंटू फिजिकल एंड प्राइस चेंज। कर पाओगे? इंटू फिजिकल एंड प्राइस चेंज। सबसे पहले प्राइस चेंज निकालो। प्राइस चेंज सिंपल होता है, प्राइस चेंज। अब प्राइस चेंज कैसा निकलेगा? मेरे था 200 काउस, कितने साल के थे? दो। राइट, 1 अप्रैल को 2 साल के, 1 अप्रैल को 2 ईयर्स का काउस कितना था? 5000 रुपीज। बरोबर। अब कितने का हो जाएंगे? अब एज ऑन 31 मार्च 5200। तो क्लियरली प्राइस डिफरेंस दिख रहा है क्या? 2 ईयर्स का काउस जो है वो इनिशियली कितना का था, और सब्सिक्वेंटली एज ऑन 31 मार्च मेरा रिपोर्टिंग डेट में कितना था। तो यहाँ पे देखोगे तो 200 रुपए का बढ़ा हुआ है। बराबर, इंटू 5200, 5000। अब ये कैसा आया? 5000 इज इनिशियली रिकग्नाइज्ड। राइट, एंड ये वाला जो है एज ऑन रिपोर्टिंग डेट।
फॉर 2 years cows, फॉर 2 years cows। तो बताओ कितना आ रहा है, जल्दी आंसर बताओ। तुम्हें जो फॉरवर्ड ईमेल आते थे उसका आईपी एड्रेस कहाँ से 5200 माइनस 200 का, तो ये आ गया। अच्छा, यहाँ पे मुझे पहले इंक्रीज निकालना है ना, 1 मिनट। ये 11 लाख सब्सिक्वेंटली मेजर्ड अमाउंट है, 11 लाख एज ऑन 31 मार्च है। तो मेरा इंक्रीज कितना है वो निकालना है ना मुझे पहले। इंक्रीज मुझे सब्सिक्वेंटली 11 lakhs है, माइनस इनिशियली 10 lakhs का रिकग्नाइज किया था, तो ये आ जाएगा रुपीज 1 लाख का इंक्रीज। राइट, इसी का बाइफर्केशन कर रहा है। समझ में आया क्या बताओ। क्या भाई ने Yes, sir. हम्म, तो 1 लाख जो है, 1 लाख का प्राइस चेंज हमने निकाल लिया। तो मेरा फिजिकल चेंज कितना होगा, फिजिकल चेंज वुड बी, या तो हम 1 लाख माइनस प्राइस चेंज कितना था 40,000, ये लेस कर दो तो ये आ जाएगा मेरा फिजिकल चेंज। ठीक है, एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये है कि 3 साल का, 3 साल का, 3 साल का जो भी काउस है उसका प्राइस कंप्यूट कर लो, एज ऑन 31 मार्च X2। ठीक है, तो अगर प्राइस कंप्यूट कर लोगे तो 300 रुपए का डिफरेंस है, बरोबर। इसमें इनिशियली रिकग्नाइज में और 5500 यानी रिपोर्टिंग डेट में, तो 300 रुपए का फर्क है। 300 इंटू 200 करोगे तो आ जाएगा 60,000, बरोबर। 200 इंटू 5300, सॉरी 5500 था ना, 5500 माइनस 5200, ये करोगे तो 60,000। इधर वे इज एक्सेप्टेबल। तो सिंपली अगर प्राइस चेंज निकालोगे पहले तो डायरेक्टली मेरा फिजिकल चेंज सिंपली मिल जाएगा। डन, इजी, समझ में आया। Yes, sir. ओके, वेरी गुड। अब यहाँ पे एक सिंपल सा नोट दे देंगे। क्या नोट है, क्या नोट है, अगर यहाँ पे देखोगे, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च X2 द कंपनी इनकर, क्या इनकर किया, फॉलोइंग कॉस्ट 6 lakhs फॉर मेंटेन, टू मेंटेन द कंडीशन ऑफ एनिमल्स, एनिमल का जो फूड है प्रोटेक्शन है वो पूरा। और उसके बाद 4 लाख जो है ना ये ब्रीडिंग कॉस्ट है। ठीक है, 4 लाख जो है ये ब्रीडिंग कॉस्ट है फॉर द लोकल फार्मर। तो टोटल कितना, 10 lakhs इनकर किया। तो क्या ये 10 lakhs हम कैपिटलाइज करेंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं, इसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे डायरेक्टली, हम इसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। तो कैसा होगा, रुपीज 6 lakhs फॉर प्रोटेक्शन, मेंटेनेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ काउस, एंड रुपीज 4 लाख। 4 लाख किसके लिए लिया था, खाना के लिए लिया था ना, खाना, ब्रीडिंग फी। विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अगर इसका जर्नल बताओगे तो जर्नल क्या हो सकता है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कर लोगे। एक्सपेंस अभी कौन से एक्सपेंसेस थे ये, मेंटेनेंस एंड प्रोटेक्शन और ब्रीडिंग, टू बैंक अकाउंट 6 lakhs एंड 4 lakhs
ये टोटल हो जाएगा 10 lakhs। एंड हम ट्रांसफर एंट्री कर देंगे पीएनएल अकाउंट डेबिट टू मेंटेनेंस एंड टू ब्लीडिंग। समझ रहा है ना क्या कर रहा हूँ? Yes, sir. 4 lakhs, तो टोटल आ जाएगा 10 lakhs। डन, सिंपल। अब इसको डिस्क्लोज कर देंगे हम बैलेंस शीट में, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये जो है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस पे चला जाएगा। चलो, इतना पार्ट हो गया है। देन थर्ड थिंग मेरा क्या था, काउस। नहीं नहीं, जो है ना थर्ड है मेरा ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट। क्या लगता है गवर्नमेंट ग्रांट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट ग्रांट, ठीक है, गवर्नमेंट ग्रांट को डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि 1 मिनट बचा है। अब गवर्नमेंट ग्रांट के केस में क्या करेंगे हम? गवर्नमेंट ग्रांट्स किसके लिए दिया था? फॉर परचेसिंग द काउस, और दिस इज नॉन रिफंडेबल। नॉन रिफंडेबल इन द सेंस क्या है यहाँ पे? कंडीशनल ग्रांट नहीं है, अनकंडीशनल ग्रांट है, तो उसको पीएनएल में रिकग्नाइज करेंगे। तो वही बताएंगे हम, क्या बताएंगे? ग्रांट relating to agriculture activity will not be dealt as per normal provisions government grant received without any conditions will be recognized in प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बरोबर ना? एज पर इंड AS 41, therefore given case रुपीस कितना है, 1 million ना? 1 million मतलब 10 lakhs received will be recognized in profit and loss account। सिंपल। अब ये जो है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा देंगे हम, कहाँ पे? इनकम साइड में, क्यों? ग्रांट इज समथिंग लाइक एन इनकम। चलो, देन उसके बाद हम देखेंगे, ये तो थर्ड हो गया। फोर्थ जो है ना काव्स का देखेंगे। काव्स कितने बॉन्ड हुए? काव्स कितने बॉन्ड हुए? या तो देखो यहाँ पे सिंपल है, एज ऑन 1 अक्टूबर हम अकाउंटिंग करेंगे, फिर 31 मार्च को करेंगे। तो 1 अक्टूबर को कैसे करेंगे? तो देखो को 100 काव्स है, एंड एज ऑन 1 अक्टूबर जो है, जो न्यूली बॉन्ड काव है वो कितना है? 11 lakhs। तो इनिशियली क्या करेंगे हम? डायरेक्टली जो है ना 100 इंटू 100, 1100 मतलब 1100, कितना हो जाएगा ये? 1,10,000। और ये 1,10,000 को काव्स टू पीएनएल करके रिकग्नाइज कर लेंगे, बरोबर? 11 lakhs 11 lakhs, 11 लाख था क्या? काव्स टू पीएनएल 1,10,000, ठीक है। फिर सब्सिक्वेंटली क्या करेंगे? सब्सिक्वेंटली इसको क्या करेंगे सर? सब्सिक्वेंटली जो न्यू बॉर्न काव्स है वो 1 अक्टूबर को हुआ,
तो 6 महीने के बाद क्या होगा, 6 मंथ्स का हो जाएगा। तो 6 मंथ्स का जब हो जाएगा तो एज ऑन 31st मार्च ये हो जाएगा 13, बरोबर। तो 100 काउस इंटू 1300, 1,30,000 होगा। माइनस इनिशियली कितना रिकग्नाइज किया था हमने, इनिशियली 1,10,000। तो एडिशनल 20,000 मुझे एडिशनली रिकग्नाइज करना पड़ेगा पीएनएल। एक ये तरीका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों भी पीएनएल में ही रिकग्नाइज करना है, इनिशियली भी एंड सब्सिक्वेंटली भी, क्योंकि कुछ भी प्राइस पे नहीं कर रहे। तो डायरेक्टली क्या करेंगे हम, डायरेक्टली वी कैन डू दिस, डायरेक्टली न्यू बॉर्न काफ्स 100 है इंटू 1300, उसका फेयर वैल्यू है एज ऑन 31st मार्च। तो डायरेक्टली 13 और जो भी था 1,30,000 है उसको पीएनएल में रिकग्नाइज करेंगे डायरेक्टली। अल्टीमेटली जो है ना 1,30,000 जो है वो मुझे पीएनएल में दिखना चाहिए, बरोबर। वो इनिशियली हो और सब्सिक्वेंटली हो, कैसा भी हो। अकाउंटिंग हम एज ऑन 31st मार्च X2 ही करेंगे, यानी क्या, उसका बैलेंस शीट बनाएंगे 31st मार्च। समझा? काफ्स अकाउंट डेबिट 1,30,000 टू पीएनएल। ठीक है, ये चीज समझा के बताओ, जहां तक कोई भी डाउट है। हम्म। भूमि कुछ बोल रहे हो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। सुनाई नहीं दे रहा इन द सेंस, एक सेकेंड के लिए अनम्यूट हो रहे हो फिर से म्यूट हो जा रहे हो। चलो, काफ्स वाला समझ गया ना? डाउनलोड करो। हम्म। अब क्या बचा है, मेरा काफ्स का हो गया। देन उसके बाद अनसोल्ड मिल्क बचा है, राइट। मिल्क जो है, मिल्क को भी रिकग्नाइज कर लेंगे। मिल्क का क्या है, कॉस्ट निकालना पड़ेगा मुझे। अगर मिल्क देखोगे तो एज ऑन 31st मार्च X2 क्या वैल्यू में है, 24। और कितना लीटर्स ऑफ मिल्क है, 3,000। तो सिंपली क्या करोगे, मिल्क विल बी, दिस इज एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, राइट। एंड इनिशियली recognized on the same basis एज बायोलॉजिकल एसेट, यानी क्या, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में। ठीक है, दस मिल्क जो भी है would be valued at 3,000, ये था लीटर्स इंटू ₹24। तो ये आ जाएगा 72,000। एंड ये जो 72,000 है ना, दिस विल बी कंसिडर्ड एज कॉस्ट। कॉस्ट कंसिडर करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ फेयर वैल्यू और फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन, जो इन कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर है ना, उसके लिए। दिस विल बी considered as cost for the future application of index to inventory। ठीक है, क्लियर? चलो, तो हमने क्या क्या किया एक बार फिर से देखते हैं, फिर उसके बाद उसका तुरंत प्रेजेंटेशन देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले लैंड। लैंड जो है, लैंड इंड AS 41 के स्कोप के बाहर है।
तो हम इसको कैसे करेंगे, इंडिया 16 के हिसाब से करेंगे। जब इंडिया 16 के हिसाब से करेंगे तो दो मॉडल है, एक है रिवैल्यूएशन मॉडल, अदर वन इज कॉस्ट मॉडल। तो यहाँ पे अज्यूम किया गया है कि यहाँ पे कॉस्ट मॉडल क्या है। क्या हम अल्टरनेटिवली रिवैल्यूएशन मॉडल कंसिडर कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। जब अल्टरनेटिवली करोगे तो फिर यहाँ पे जो भी रिवैल्यूएशन सरप्लस है उसको रिकग्नाइज करना पड़ेगा। वो कैसा करेंगे सर, इंडिया 16 में हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देन उसके बाद आएगा काउस। अब ये जो काउस है इसको इनिशियली कितना 10 लाख में रिकग्नाइज किया था। फिर उसके बाद सब्सिक्वेंट रिकग्निशन में कैसा होगा, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल करंटली एज ऑन 31 मार्च X2 निकालेंगे, दैट इज 11 लाख माइनस 10 लाख, कितना 1 लाख आ गया। 1 लाख को मैंने क्या किया, बाइफरकेट किया इनटू प्राइस चेंज एंड फिजिकल चेंज। तो प्राइस चेंज एंड फिजिकल चेंज के हिसाब से मैंने क्या किया, फर्दर बाइफरकेट किया। प्राइस चेंज कितना है 40 और मेरा जो फिजिकल चेंज है 60, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी एक्सपेंसेस इनकर किया ना, वो एक्सपेंसेस मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको पीएनएल में ट्रांसफर करना पड़ेगा एज एक्सपेंसेस। देन उसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट के यहाँ पे कोई भी कंडीशंस नहीं है तो फिर उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। काफ्स न्यूली बॉर्न काफ्स, इसको भी पीएनएल में ट्रांसफर करना है। पीएनएल में ट्रांसफर करना इन द सेंस यहाँ पे दो चीजें हो गए, एक होगा काफ्स एंड दूसरा होगा पीएनएल। पीएनएल यानी क्या, जो भी रिकग्निशन कर रहे हैं, काफ्स को असेट में दिखाएंगे एंड सब्सिक्वेंटली सेकंड इफेक्ट उसका कहाँ पे होगा, पीएनएल में होगा। देन उसके बाद मिल्क जो है, मिल्क को हमने वैल्यू कर दिया बेस्ड ऑन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल सिमिलर लाइंस में, राइट। फिर उसके बाद ये जो है ना, इसको हम क्या करेंगे, एज अ कॉस्ट कंसिडर करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। अब देखते हैं एक एक चीज का प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले एक्सट्रैक्ट ऑफ पीएनएल देखते हैं। ठीक है, एक्सट्रैक्ट ऑफ पीएनएल कैसा होगा, तो इनकम और एक्सपेंसेस। तो मुझे इनकम और एक्सपेंसेस पता है कि ऑलरेडी, ये होगा नोट नंबर, देखो ये होगा पर्टिकुलर्स, ये होगा नोट नंबर, ये होगा अमाउंट। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इनकम लिखेंगे। इनकम में क्या क्या रिकॉर्ड करेंगे बताओ, इनकम में हम क्या क्या रिकॉर्ड करेंगे सर। फर्स्ट थिंग, लैंड था। लैंड में कोई भी चेंज है क्या, बिल्कुल भी नहीं, लैंड में कोई भी चेंज नहीं है। देन कम्स काउस। क्या काउस में चेंज है, यस, फेयर वैल्यू इंक्रीज है ना, कितना 1 लाख रुपीज, इसको दिखाना पड़ेगा। तो इनकम में मैं चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ काउस दिखा दूंगा, यहाँ पे चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ काउस। ये कहाँ पे हमने नोट नंबर 2 में किया है ना, कितना है 1 लाख रुपीज, राइट। समझा ये चीज कैसा डिस्क्लोज करना है। ये सिर्फ एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट इन द सेंस पता है ना, एक्सट्रैक्ट का मीनिंग यानी पूरा बैलेंस शीट में से एक छोटा सा पार्ट हम यहाँ पे लिख रहे हैं, कंप्लीट नहीं है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। चलो काउस का हो गया, काउस का हो गया, साथ साथ में बैलेंस शीट में भी करते हैं ना, दोनों बैलेंस शीट भी क्रिएट करते हैं। क्या होगा, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम बैलेंस शीट, समझ रहा है ना, बताओ, कहीं डाउट है तो पूछ लो। नोट नंबर एंड अमाउंट, सबसे पहले असेट्स देख लेते हैं। असेट्स में कुछ आएगा क्या बताओ, मैं देखूं, नॉन करंट असेट्स में प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, अपने पास कुछ प्रॉपर्टी है, हम्म, प्रॉपर्टी है क्या, यस, लैंड है ना। अब ये जो लैंड है हम तो कॉस्ट में दिखा रहे हैं, तो कॉस्ट कितना है इसका, कॉस्ट 50 लाख है, तो 50 लाख एज इट इज हम दिखा देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा, ये वर्किंग नोट नंबर 1 था, यहाँ पे आ जाएगा 50 लाख। देन उसके बाद मेरे पास क्या था, बायोलॉजिकल असेट, ठीक है, अदर देन
बियरर प्लांट, इसको लिखने का तरीका ऐसा है। इसमें सबसे पहले क्या था, काउस। काफ्स को कौन से वैल्यूज में दिखाएंगे हम? काव को 11 लाख में दिखाएंगे, राइट। बट यहाँ पे 11 लाख में इसलिए दिखाएंगे क्योंकि इनिशियली 10 लाख में रिकग्नाइज किया था। 1 लाख जो है ना, एडिशनल फेयर वैल्यू चेंज है, तो यहाँ पे 11 लाख आ गया। और जो 1 लाख का चेंज है ना, उसको मैं पीएनएल में रिकग्नाइज किया। सिंपल। समझा चा? अच्छा, ओके, समझ गया। चलो, देन नेक्स्ट थिंग क्या था? काउस हो गया। काउस के बाद मेरा गवर्नमेंट ग्रांट। क्या गवर्नमेंट ग्रांट को बैलेंस शीट में दिखाने का जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं, इसको डायरेक्टली पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे गवर्नमेंट गवर्नमेंट ग्रांट। कितना है गवर्नमेंट ग्रांट? नोट नंबर 3, 10 लाख का। डायरेक्टली पीएनएल में दिखा दिया। ठीक है। देन कम्स काफ्स। काफ्स का वैल्यू कितना है? 1 लाख 30 है ना। काफ्स का वैल्यू 1 लाख 30 है। तो यहाँ पे काफ्स नोट नंबर 4 है, 1 लाख 30 दिखाएंगे। एंड इसमें कोई भी प्राइस चेंज नहीं है, तो डायरेक्टली इसको न्यू बॉर्न काफ्स कितना है, या फिर सिर्फ काफ्स लिख कर, फोर्थ 1 लाख 30। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा, क्या आएगा? काउस हो गया, काफ्स हो गया, गवर्नमेंट ग्रांट हो गया। देन आएगा मिल्क। मिल्क एज ऑन 31 मार्च X2 को हम क्या करेंगे? इसको इन्वेंट्री मानेंगे और इन्वेंट्री में दिखा देंगे। करंट असेट्स में इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री में क्या है ये? मिल्क। अभी यहाँ पे मिल्क क्यों लिख रहा हूँ? नॉर्मली नहीं लिखते, ये एक्सट्रैक्ट है, तो फिर फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग लिख दे रहा हूँ। ये 5 था ना, कितना था? 72,000। ठीक है। क्या पीएनएल में कुछ इफेक्ट आएगा क्या इसका? कुछ भी नहीं। पीएनएल में इसका इफेक्ट आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम इनिशियली कैसे रिकग्नाइज करेंगे? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टू पीएनएल करेंगे ना, राइट। तो पीएनएल में भी आएगा इसका इम्पैक्ट। तो यहाँ पे आएगा मिल्क फेयर वैल्यू ऑफ मिल्क, यहाँ पे 5, कितना? 72,000। समझा क्या बोला? यहाँ पे जो मिल्क है, मिल्क को कैसे रिकग्नाइज करेंगे हम? मिल्क को हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टू पीएनएल करते हैं इनिशियली, राइट। सब्सिक्वेंटली जो भी चेंज है वो देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे निकाल लिया उसका फेयर वैल्यू। तो अगर बैलेंस शीट में निकाल रहे, बैलेंस शीट में दिखा रहे, तो उसका सब्सिक्वेंट इफेक्ट पीएनएल में भी दिखाना पड़ेगा। हम रिकग्नाइज ही वैसे करते हैं, ठीक है। अब आ जाएगा नेक्स्ट थिंग, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस था ना, एक था ब्रीडिंग और दूसरा मेंटेनेंस कॉस्ट, बराबर। तो ब्रीडिंग कॉस्ट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट कितना था? मेंटेनेंस कॉस्ट मुझे याद है 6 लाख था, और ब्रीडिंग कॉस्ट 4 लाख था। एक्सपेंस का कितना हो गया टोटल? 10 लैक्स। एंड यहाँ पे मेरा इनकम साइड कितना होता है? 1 लाख, 10 लैक्स, 1 लाख 30, 72,000। तो ये आ जाएगा 13,02,000। ठीक है। और उसके बाद नॉन करंट एसेट यानी एसेट्स का वैल्यू कितना है? 50 लैक्स, 11 लाख प्लस 1 लाख 30। तो ये हो जाएगा 62,300 एंड ये 72,000। क्या ये यहाँ पे टैली कुछ कंसेप्ट है? नहीं, ये एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट है, तो यहाँ पे टैली के नहीं कर सकते क्योंकि अदर एलिमेंट्स मिसिंग है। डन। देख लो एक बार, फिर से बताता हूँ। क्या है एक्सट्रैक्ट ऑफ पीएनएल और एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, यानी जो है ना बायोलॉजिकल एसेट जो भी देखा था हमने, कैसे प्रेजेंट करना है। तो पहले सबसे पहले लैंड आया। लैंड का तो कुछ चेंज नहीं होगा। लैंड जो है ना, एज पर इंडिया 16, यहाँ पे 50 लाख सेम टू सेम कॉस्ट मॉडल के बेसिस में करेंगे।
देन हमने देखा था बायोलॉजिकल एसेट। बायोलॉजिकल एसेट्स में काउस आए। काउस 11 लाख का था, बट इसको इनिशियली हमने 10 लाख में रिकग्नाइज किया था ना। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 1 लाख, ये 1 लाख मैंने पीएनएल में दिखाया। देखो, चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ काउस, ठीक है, 1 लाख। देन कम्स देन कम्स काफ्स। काफ्स 1 लाख 30। तो काफ्स का भी सेकेंड इफेक्ट 1 लाख 30 यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है। साथ साथ में एक गवर्नमेंट ग्रांट था जहाँ पे कंडीशंस अटैच्ड नहीं थे, तो फिर उस केस में जो 10 लाख है वो से पूरा का पूरा पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया। फिर उसके बाद मिल्क जो है, मिल्क मेरा इन्वेंट्री में चला जाएगा, तो इन्वेंट्री में आ गया और उसका सब्सिक्वेंट इफेक्ट मेरा यहाँ पे पीएनएल में भी आ गया। ठीक है। और एक्सपेंसेस इनकर किया था हमने, ब्रीडिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, ये दोनों एक्सपेंसेस इंक्लूड किया, तो फिर ये आ गया। तो इससे प्रॉफिट भी कंप्यूट कर सकते हो। इनकम माइनस एक्सपेंस करोगे तो प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है। समझा ये चीज, बताओ। इजी था। चलो नेट इनकम भी कर लेते हैं। नेट इनकम आ जाएगा 3,02,000। ठीक है। देख लो क्वेश्चन को एक बार अच्छे से, आंसर को भी। कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल कुछ भी नहीं था, बस मुझे एक एक चीज का एक एक वैल्यूएशन बताना था, जो हमने इंडेस 41 के हिसाब से पढ़ा था। समझा कि नहीं, एक बार बता दो। इससे हमारा इंडेस 41 खत्म Yes, होता sir. है। ठीक है। आ जाओ हम देखते हैं कुछ कुछ डिस्क्लोजर्स। चलो, मैंने गवर्नमेंट ग्रांट कंप्लीट किया, तो गवर्नमेंट ग्रांट खत्म हुआ। देन कम्स द डिस्क्लोजर्स। डिस्क्लोजर पार्ट्स क्या है? डिस्क्लोजर पार्ट एग्जाम से नहीं पूछ सकते, बट यहाँ पे क्या है, एमसीक्यू में वगैरह पूछ लिया तो होना चाहिए कुछ आइडिया उसके लिए। तो सबसे पहले क्या क्या डिस्क्लोजर देंगे? डिस्क्रिप्शन ऑफ बायोलॉजिकल एसेट एंड उसके रिलेटेड एक्टिविटीज क्या क्या है। ठीक है। फिर उसके बाद गेन्स या लॉसेस है, जो भी है ड्यूरिंग द पीरियड रिकग्निशन के, इनिशियल रिकग्निशन के टाइम में जो भी गेन या लॉस होता है, सब्सिक्वेंटली फेयर वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज है, वो पूरा चीजें हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। फिर रिकंसिलेशन ऑफ चेंजेस इन द बायोलॉजिकल एसेट। तो बायोलॉजिकल एसेट में जो भी चेंजेस है ना, उसको मुझे बताना पड़ेगा। एडिशनल डिस्क्लोजर व्हेन फेयर वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबली, यानी कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर है वो बताना पड़ेगा अगर फेयर वैल्यू रिलायबली मेजर नहीं है। यानी क्या, रेयर सर्कमस्टेंसेस में बताया था ना, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, अगर नहीं होगा तो फिर उस केस में कॉस्ट में करेंगे। तो उस केस में मुझे क्या एडिशनल डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, फिर गवर्नमेंट ग्रांट क्या है देखना देना पड़ेगा। अब ये जो रिकंसिलेशन ऑफ बायोलॉजिकल एसेट है ना, वो आ जाओ यहाँ पे देखते हैं। सिर्फ एक पार्ट बता देता हूँ इसका। देखो, ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये सीए फाइनल ऑडिट में भी बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब यूजफुल होगा कि देखने के लिए कैसा एक्चुअल में मैटर्स वर्क करते हैं। ये देखो बैलेंस शीट दिख रहा है एज ऑन 31 मार्च 2024। अगर यहाँ पे देखोगे ना, करंट एसेट्स है, उसके अंडर बायोलॉजिकल एसेट है, दिख रहा है कितना है, 115.50, 123.07। ठीक है, दिख रहा है। ये यहाँ पे करंट क्यों लिखा है? क्योंकि इनका जो बायोलॉजिकल एसेट है ना, इनका जो बायोलॉजिकल एसेट है, वो वो जो है फॉर लेस देन 12 मंथ्स होगा, उसके लिए जाके यहाँ पे करंट एसेट्स में दिखा रहे हैं। अब वो देख लिया। देन उसके बाद हम बढ़ते हैं यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट्स में। यहाँ पे देखो बायोलॉजिकल एसेट है,
ये बायोलॉजिकल एसेट क्या है? द कंपनी रिकॉग्नाइजेस बायोलॉजिकल एसेट्स ओनली व्हेन द कंपनी कंट्रोल द एसेट एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, it is probable that the future economic benefit associated with such asset will flow to the company। तो हमने देखा था ना इनिशियली कैसे रिकग्नाइज करना है, यानी क्या जो भी एग्रीकल्चर एसेट है या बायोलॉजिकल एसेट है उसको कब रिकग्नाइज करेंगे? जब उसके ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल है, कंपनी कंट्रोल्स द एसेट। सेकेंड, जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट से एंटिटी को फ्लो करेगा, तो प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटिटी। Biological asset of the company are in nature of consumable biological asset. It is bifurcated into brood stock, the parents, and harvested species which undergo a biological transformation। ये देखो, biological transformation is very important। biological transformation का वर्ड है तो फिर उस केस में इंडेस 41 आ जाएगा, अंडर डिफरेंट स्टेजेस। अब ये पूरा उनका प्रोसेस है। द कंपनी सेल्स द बायोलॉजिकल एसेट हार्वेस्टेड फ्रॉम ब्रूड स्टॉक्स एट नौप्लियोस एंड पोस्ट लार्वे स्टेजेस। अब ये जो है ना बायोलॉजिकल वर्ड्स है, ठीक है। द ब्रूड स्टॉक हैज अ मैक्सिमम यूजफुल लाइफ ऑफ 6 मंथ्स, बोला था कि 6 मंथ्स है यूजफुल लाइफ, लेस देन 12 मंथ्स है ना, तो उसके लिए हम करंट अकाउंट में यानी करंट असेट्स के अंडर बता रहे थे जो बायोलॉजिकल असेट है। लेइंग एग्स वगैरह इनका प्रोसेस पूरा बताया है। देखो यहाँ पे, company recognizes their other biological assets at fair value or the cost of the asset that can be measured reliably। कब मेजर रिलायबल? और जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट रिलायबली मेजर्ड होगा, तो एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन बायोलॉजिकल एसेट्स आर मेजर्ड ऑन इनिशियल रिकग्निशन एंड एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। द गेन और लॉस अराइजिंग फ्रॉम द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आर इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैनेजमेंट एस्टिमेट करता है यहाँ पे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितना होगा। अब नेक्स्ट थिंग, एक और चीज बता दूं, इंटेंजिबल एसेट 10B, नोट नंबर 10B, नोट नंबर 10B देख रहे हो? यहाँ पे क्या है? रिकंसिलेशन ऑफ चेंजेस इन द रिकग्निशन इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ द बायोलॉजिकल एसेट। तो एक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट भी बताना पड़ेगा कि बिगनिंग में कितना था, इंक्रीज या परचेजेस कितना किए, ठीक है। डिक्रीज ड्यू टू फिजिकल चेंजेस कितना हुआ, यानी सेल या फिर कुछ डेथ वगैरह हुआ है, डेथ इन द सेंस डेथ यानी फिर या ऑब्सोलीट हुआ है। तो नेट चेंजेस इन द फेयर वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट, ये एक क्या देना पड़ेगा उनको? रिकंसिलेशन स्टेटमेंट देना पड़ेगा। डन। ऐसे चीजें वर्क करते हैं, जो भी हम पढ़ रहे हैं तो वो ऑलमोस्ट अप्लीकेबल होता है बहुत सारी कंपनीज में। अब स्पेसिफिक अप्लीकेबल होगा, जैसे यहाँ पे ये जो है ना एक्वा में था, तो इसको अप्लीकेबल है। अगर समझो तुम टेक में जाओगे, टेक इन द सेंस हम जो टेक्नोलॉजी कंपनी है उसको एग्रीकल्चर का इंडेक्स अप्लीकेबल नहीं होगा। तो डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी, बट यहाँ पे जो भी इंडेक्स पढ़ रहे हैं वो पूरा जो है ना कंपनीज को अप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। डन, समझा? तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हमने, अलॉन्ग विद दैट कंसेप्ट भी पढ़ लिया। सिंपल है, सबसे सिंपल इंडेक्स है इंडेक्स 41, ठीक है। 1 घंटा मैक्स टू मैक्स इसको रिवाइज करने लगा सकते हो, 4 से 5 मार्क आ जाएगा, ठीक है। इसका रिवीजन लेक्चर्स भी देखते हैं, ये रिवीजन लेक्चर भी रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। चलो आज के लिए इतना काफी करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।